आप लोग सब मास्क लगाए हैं, मैं हटा रहा हूँ मास्क, ठीक है, क्योंकि फिर इंटरेक्शन अच्छा नहीं हो पाएगा। सबसे पहले तो आप सबको जो क्लास में है और जो ऑनलाइन है बच्चे, इन सबको पीएससी रिटन करने की, सक्सेसफुली करने की बहुत बहुत बधाई। ये अपने आप में आपको बताता है कि आपका जो थ्योरी पोर्शन है वो आपका अच्छा मजबूत है, अदरवाइज इसको क्रॉस करके और इंटरव्यू के लिए आना मुश्किल काम होता है। मैंने 79 में पीएससी किया था, इंजीनियरिंग का जो निकला था। 80 में मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया और मेरी पोस्टिंग हो गई थी। हमें सिर्फ आपको यहाँ मैं अभी किसी भी तरह से पढ़ाने के लिए सब्जेक्ट वाइज, सिविल, आप लोग सारे सिविल इंजीनियर्स हैं, ठीक है ना? सिविल इंजीनियरिंग में कितने सब्जेक्ट्स हैं ये आपको मालूम है, तो एक बार में सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा पाना न संभव है और न उसका समझना संभव है। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आप लोग कॉन्फिडेंट अपने आप में रहिए कि आपने रिटन को निकाला हुआ है अच्छी तरह से, और अब आपकी तैयारी होगी इंटरव्यू की। जैसे आपने रिटन निकाला है, इंटरव्यू उससे हल्का होता है, ठीक है? तो सबसे पहले तो अपने अंदर का जो फियर है इसको हटा देना है। अगर आप फियर के संग गए तो वहां निश्चित रूप से परेशान होंगे। अब फियर कैसे हटेगा, ये हमने कह दिया कि फियर हटा दो, और आपने भी कह लिया हाँ हमने फियर हटा दिया, और इसको झटकार दिया कि हमने ये फियर हटा दिया, तो ऐसे हटेगा क्या? आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। कॉन्फिडेंट आप कब होंगे? कॉन्फिडेंट आप तब होंगे जब आपको सब्जेक्ट के बारे में पता है। हर आदमी है, ये व्हाइट शर्ट पहने हैं, ग्रीन पहने हैं, रेड है, तो हर आदमी का अपना अपना एक अलग अलग समझने का, सोचने का सब तरीके हैं। अब जगह काहे काहे की निकली है अभी? पीडब्ल्यूडी, डब्ल्यूआरडी और पीएचई, मतलब सब निकली है। पीडब्ल्यूडी भी है, इरिगेशन भी है, पीएचई भी है, आरईएस भी है। वेरी। अब आपको इन सब से, अब जैसे अगर आपसे भी जो सिविल वाले हैं, अब अगर हम टीएस की बात करें तो टीएस में हम कोई आपको इतनी कठिन प्रॉब्लम दे दें जिसको कि टाइम लगे करने में, तो हम इंटरव्यू में ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे आपसे कि आप ये सब करेंगे वहां हमारे साथ। आपको जो करना था डिजाइन, इंच टैंक की डिजाइन पढ़ी है? इंच टैंक की डिजाइन है, अब जैसे पीएचई वाले हैं, इंच टैंक की डिजाइन। तो अब ये डिजाइन हम इतनी डिटेल इसलिए नहीं कराएंगे कि हमें मालूम है कि आपने डिजाइन ये सब करी हैं, इसलिए यहाँ आ पाए हैं। तो अब आपको ऐसी चीजें जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपको ये कह सकें कि मैं सिविल इंजीनियर हूं। तो सिविल इंजीनियर हैं तो उसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स, सबसे पहले तो बीइंग ह्यूमन कुछ आवश्यकताएं हैं। बीइंग ह्यूमन से मतलब कि आप इंटरेक्ट समाज में भी अच्छी तरह से करते हैं कि नहीं। आप अकेले बहुत अच्छे इंजीनियर हैं लेकिन आदमी बहुत बेकार है, तो फिर तो काम गड़बड़ हो गया। जब आप पढ़ते थे तो इंटरमीडिएट में थे, 12th में, तो सारे सब्जेक्टों में जब नंबर आए होंगे तभी तो हुआ होगा ना, वहाँ का पास होके आए होंगे आप। यहाँ 3 में 100 आते और 2 में 20 आ जाते तो फिर मुश्किल हो जाती, फिर यहाँ तक आ नहीं पाते। सो व्हाट आई मीन इज योर ओवरऑल डेवलपमेंट इज नेसेसरी। और ओवरऑल डेवलपमेंट जब भी करना है तो सबसे पहले अंदर से अपने को
कि हमें कुछ नहीं आता, हम कुछ नहीं है, ये सब्जेक्ट अंदर से निकाल देना है। और ये भी नहीं रखना है कि हमें सब कुछ भी आता है। इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो बी नॉर्मल, एंड नॉट ओनली नॉर्मल, बी वेरी वेरी नॉर्मल। इसलिए जब भी आप इंटरव्यू, कब है करीब करीब, मिड ऑफ मार्च, अभी टाइम, ठीक है ना। अब आपको करना ये है कि आप, यू मस्ट बी वेल अवेयर विद दी फैक्ट्स ऑल्सो जो आजकल सोसाइटी में चल रहे हैं। अब देखिए, जैसे अभी हम आपसे बात करते हैं, क्या हुआ अभी, विश्व युद्ध का खतरा, कहीं किसी वजह से खतरा कुछ मंडरा रहा है। ये कौन, तुम्हें ये ऐसा जरूरी नहीं कि ये पूछा जाएगा वहां, बट इट विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस कि आप नॉर्मल व्यक्ति हैं। तो अभी क्या लग रहा है कि कैसे हो रहा है ये, सो इट इज बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, ठीक है ना। ये अब तुम्हारा ये समझ में आना चाहिए कि रशिया यूक्रेन से है तो कैसा है। अब तुम्हें ये, अब हम कुछ भी नहीं बताएंगे, अब आपको अपने टेस्ट के हिसाब से अपना मोबाइल निकालना है, साइट्स पे जाना है। 1991 में कैसे डिसइंटीग्रेशन हुआ था, 10 मिनट लगेंगे इसको समझने में। मैं आपको कोई क्रैम नहीं कराऊंगा, कि आपको कोई मैं क्रैम कराने के लिए आया। तो आपको इंटीग्रेशन कैसे हुआ, इंटीग्रेशन के बाद अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए तो यूक्रेन कैसे नाटो में चला गया। अब नाटो माने क्या है, नॉर्थ, ये सब क्या देगा बेटा, कि जब तुमसे कुछ नहीं होता है ना, कभी कभी क्या होता है, जब कुछ नहीं होता है ना, तो फिर आदमी ऐसी चीजें भी पकड़ लेता है। सो दैट वैसे भी चेयरमैन सर जो होते हैं वो आपको जनरल अवेयरनेस तो देखेंगे। तो अब नाटो है तो नाटो से क्या मतलब, चीन से। अब इसको कैसे आ गए अमेरिका से, अमेरिका का नाटो का एक गठबंधन है, नाटो वाले ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास रहेगा, उनका कहना है कि नाटो में नहीं जाए, वहां से जाएगा। तो अब ये तैयारी चल रही है इनकी, और ये कहीं नहीं जा, तो ये तुम्हें एक आना चाहिए। अभी लेटेस्ट में एक, चूंकि इरिगेशन में भी जाओगे, तो अभी एक नदी जोड़ो परियोजना शुरू हुई है मध्य प्रदेश की। ये सब पता होना चाहिए कौन सी है, क्या कर रहे हैं इसमें, क्या करेंगे दो। इसका मतलब जहां, जब भी इसका मतलब ये हुआ कि जहां पानी सरप्लस है, वहां से जो डेफिसिट एरिया है हम डेफिसिट में डाल देंगे। तो जो केन का पानी है, तो केन का पानी जाके हम बेतवा में डाल देंगे। तो कैसे डालेंगे, आइडिया है कि कितने का है प्रोजेक्ट, एक एक बोले, एक एक 44,000 करोड़। अब आपको ऐसा जरूरत नहीं कि 44,147 है कि 148 है, लेकिन आपको बाई एंड लार्ज पता होना चाहिए इससे क्या होने वाला है, कितनी सिंचाई होने वाली है, मतलब टोटल कैपेसिटी पता होना चाहिए। कि ये जब दो स्टेट के बीच की बात होती है, सो ये प्रोजेक्ट कैसे कहलाते हैं, इंटर स्टेट प्रोजेक्ट, क्योंकि इंटर स्टेट है। ये इंटरनेशनल कब कहलाते हैं, वो नेशन के बीच में हो। मैं सिर्फ आपको ये हल्की हल्की बातें इसलिए तैयार कर रहा हूं कि आपको अगर कुछ भी कोई पूछे तो यू शुड नॉट बी एस्टोनिस्ड, और यार ये क्या हो गया हमसे। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना है। इंटरव्यू इज वेरी इजी थिंग। तुम्हारे एंट्रेंस से लेके जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो जब तो इंटरव्यू में चेम्बर में जा रहे हो तभी तुम घबरा रहे हो। भगवान भगवान का याद करके ये सारी चीजें तुम्हें पता होना चाहिए, दीन दुनिया की। तुम्हें लगना चाहिए कि मैं नॉर्मल व्यक्ति तो हूं ही, और डिजाइन तो मेरी इतनी ठीक ठाक है जो मैंने की है कि मुझसे कहेंगे तो मैं बता दूंगा, और कहीं ना कहीं अंदर से ये भाव होना चाहिए कि मुझसे जो पूछा जाएगा मैं कर लूंगा कैसे भी। सो दिस विल गिव यू कि हम कहीं पे नीचे नहीं देख रहे हैं। पहली बात, जब एंटर करें बहुत अच्छे से एंटर करें, स्माइलिंग फेस से एंटर करें। इंटरव्यू दें तो नीचे दाएं बाएं
नाखून काटना ये वो दन फन ये नहीं। यू शुड बी वेल ड्रेस्ड। वेल ड्रेस्ड का मतलब ये है कि आपको कहीं अपने इससे कोई परेशानी ना हो, ताकि आपका ध्यान यहाँ ना आ जाए। नॉर्मल ड्रेस जैसी पहनते हैं, जैसा बोलते हैं। आपने बहुत कोशिश करी कि मैं तो यहाँ अंग्रेजी में ही उत्तर दूंगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपनी बात दूसरे को समझा सकते हैं। आज जो जर्मन का जर्मनी बोलता है कक्षा 1 का लड़का, आप नहीं बोल सकते। रशिया आप नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जानते नहीं है कुछ। नहीं, वो एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। सो इसमें बहुत डर नहीं लगना चाहिए कि अरे यार कहीं ऐसा तो नहीं कि अ, लोग समझेंगे, क्या समझेंगे ऐसा। हमें मतलब इससे है कि आप हमें, जो हमने आपसे पूछा है वो क्या आप हमें समझा पा रहे हैं। इसीलिए कॉन्फिडेंस, बार बार कहता हूं मैं, कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बेटा एक ऐसी चीज है कि, सुना है ना इसको, डिसिप्लिन 100 सुना है इसके बारे में कि नहीं? डिसिप्लिन को जब हिज्जे करोगे, इसके DISCI लिखोगे और 1 2 3 4 से Z तक में 26 दोगे, तो ये ऐसी एक चीज है जिसका कि टोटल 100 आएगा। बकाया कहीं 100 नहीं आता सब शब्दों में। तो डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में ये सारी चीजें हैं। योर एंट्री, आपका पहनावा इतना ऑड नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि ये क्या है। नॉर्मल, आप नॉर्मल हैं, नॉर्मल रहिए। आपका चेहरे की मुस्कुराहट, उनको देखना, और प्रश्न को, जो सबसे जरूरी है, जो बच्चे गड़बड़ करते हैं, प्रश्न को ध्यान से सुनना, कि हम प्रश्न को कैसे सुने। और फिर आपको 1 सेकंड, 1 मोमेंट अगर आप लेते हैं तो ले लीजिए, और फिर उनका उत्तर दीजिए। और उत्तर में कभी नीचे पांव हिलाना, फलाना ढिमाका, ये सारी चीजें आपकी वीकनेस शो करती हैं। जब आप मुस्कुरा के सामने देख के बोलेंगे तब अच्छा लगेगा। जैसे आप अभी यहाँ बैठे हैं, कोई फियर तो नहीं लग रहा आपको? और आपको ये लगना चाहिए कि हम एट होम हैं, घर पे जैसे आप अपने घर में बात करते हैं। मैं चाहता हूँ ऐसा माहौल हरदम होना चाहिए, सो दैट कि आपको कहीं बैक ऑफ द माइंड में भी ये नहीं हो कि अरे यार ये क्या। उससे क्या होगा, नुकसान क्या होने वाला है कि जो तुम्हारी एफिशिएंसी है, वो एफिशिएंसी कम हो जाने वाली है तुम्हारी। और जब मोमेंट एफिशिएंसी कम हुई तो लूजर हो जाओगे। मतलब तुम्हें आता है, घर जैसे बाहर निकलोगे, अरे यार अगर फिर से अंदर जाने को मिल जाता तो हम बता देते अभी सर को कि सर ऐसा था। तो ये सब करने के लिए कीप बैलेंस ऑफ माइंड, दिमाग को बिल्कुल संतुलित। और तुम्हारा अधिकार किस चीज पे है? भाई गीता कैसे बोलती, गीता क्या कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार तो कर्तव्य पे है। लेकिन कर्तव्य कैसा? कर्म कैसा? ऐसा कि जिसका मतलब हम कर्म कर रहे हैं तो सिर्फ कर्म के अलावा कुछ सोच नहीं रहे। पढ़ रहे हैं तो हम अच्छी तरह से पूरा पूरा पढ़ रहे हैं उसको। एक हमने सवाल सॉल्व किया है तो उसको आखिरी तक समझते हुए पूरा सॉल्व कर रहे हैं। हमने कोई चीज पढ़ी है तो एट प्रेजेंट वही प्रेजेंट रह के वो कर रहे हैं। तो तुम्हारा जिस पे अधिकार है बस वही काम करना है तुम्हें। इसलिए मैं बार बार क्यों आपको इतना एक्सप्लेन, आपको सबको मालूम है ये सब चीजें, लेकिन मैं आपके अंदर सिर्फ ये जगाना चाहता हूं कि आप अच्छे हैं। अगर आप पढ़ाई में होशियार नहीं होते तो फिर इस स्टेज तक नहीं आते। लड़के बैठे होंगे वहां कम से कम 7 8 10 से 7 8 हजार बच्चे, 5 7 हजार तो बैठे ही होंगे, बैठे होंगे। हाँ, लड़के सब जगह से, सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के मिला के, लेकिन इतने ही क्यों आए? तो अब किसी भी तरह जब यहाँ तक आ गए हैं तो वहां पे जो आखिरी में भी सब बैठे हैं, हमें ये करना है कि अब ये चांस हमारा मिस नहीं होना चाहिए। लेकिन घबराना फिर भी नहीं है हमें, बस तैयारी करनी। तैयारी में मैं आपको कोई तैयारी अलग से नहीं कराऊंगा। सब्जेक्ट आपको देखना है। आप देखिए वहां पे सब्जेक्ट पे अब अपन आए,
जब आदमी को कुछ समझ में नहीं आता तो यहाँ से शुरू होना है कि आप सिविल इंजीनियर हैं, तो मोटी मोटी बातें अगर समाज में भी आप कहीं खड़े हैं तो आनी चाहिए। जैसे अभी हमने आपको किसका बताया, पेंगेट वाटर बताया, 60 लाख लोगों को पानी पीने को मिल जाएगा। इंटर स्टेट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। इससे क्या होता है इसको देखिए, हम आपको जो बताएंगे उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको बाद में आप गूगल करिए, 2 मिनट लगेंगे गूगल करने में, और तुम्हारे टेस्ट की तुम आप किस भाषा में किस तरह से उसको ग्रैस्प कर सकते हो वो देखो। अब जैसे ये है तो अब ये पता होना चाहिए कि अब इरिगेशन की बात पे आ गए, फिर दूसरे पे आ गए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यार है तो फिर ये कितना बांध कैसा है, तो अब आपको आइडिया होना चाहिए कि यार इतना ऊंचा बांध है, 77 मीटर ऊंचा बांध है, 2037, अगर याद नहीं है तो 2000 मीटर लंबा है। तो 2000 मीटर का मतलब गॉर्ज मिल गई। आप बांध कैसी जगह बनाएंगे जहां कम से कम खर्चा आए। कम से कम खर्चा कहाँ आएगा, जहां गॉर्ज हो। अगर लंबे लंबे होंगे तो बहुत लंबा बांध बनेगा। जैसे अपने यहाँ बना है राजघाट, मैं उसमें भी रहा हूँ 10 साल, इतना लंबा है, 11 किलोमीटर लंबा। सो दिस इज सपोज टू बी नॉट ए वेरी गुड साइड, बट इंटर स्टेट था इसलिए बना लिया। अब यहाँ से उसकी कितनी कैपेसिटी है आपने देख लिया कि कैपेसिटी, आजकल कैपेसिटी काय में लिखते हैं, कैपेसिटी का यूनिट क्या है। अगर बांध की बात करेंगे तो MCM, मिलियन क्यूबिक मीटर। मिलियन माने क्या होता है, 10 टू हाँ 10 टू द पावर, माइक्रो मीन्स ये। अब ये देखिए, ये अवेयरनेस है बस, कभी कभी वहां ये समझ में नहीं आती फिर। तो ये सब चीजें मैं आपको सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि यू शुड बी मेंटली वेरी अलर्ट। वहां आपसे कोई अंदर घुस के पूछने वाला नहीं है, लेकिन आपकी पकड़ क्या है ये देखनी है। अब आपने जब ये देख लिया तो इसमें इतना है, तो अच्छा आपको कोई आइडिया है कि सबसे बड़ा कौन सा मध्य प्रदेश में बांध है, कितना MCM है, उसका करीब करीब 99 MCM। MCM कौन सा यूनिट है, दिस इज MKS, FPS पढ़े थे ना। अब देखो ये सब चीजें, ये मेंटली अलर्टनेस चाहिए तुम्हें। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये तुम्हें क्विकनेस दे रहा है दिमाग में। ये क्विकनेस क्या करेगा कि अगर कहीं उत्तर भूल रहे हो तो उसको तुम्हें सही कराएगा। ये क्विकनेस चाहिए दिमाग में थोड़ी सी। सबसे बड़ा इंदिरा सागर है, फिर आगे आ गए आप, गांधी सागर आ गए, 6600 करीब का। अब ये नदियां कौन, अब देखो मध्य प्रदेश की जो 5-7 नदियां हैं, ठीक है ना। चलोगे चंबल से, चंबल किसमें मिलती है, सारा चमना यम्बल में जब ज्वाइन होती है तो कौन कौन से बांध आ गए, एक आइडिया रहना चाहिए। एक आदमी, और वहां के बाद इसको, अब तुम्हें आइडिया होना चाहिए कैसे बह रही नदी, कहां से कहां की तरफ जा रही, नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ होती है और ईस्ट में, ठीक है ना। ये आइडिया करीब करीब इसकी लंबाई कितनी है, एक दिमाग से। मैंने जिस दिन ये आए थे, आप लोग जब आए थे तो मैंने आपको बताया था कि इन लोगों को हल्का सा हिंट करिए ये सब, क्योंकि आप देने जा रहे हो तो आपको एक हल्का सा आइडिया। अब जैसे केन बेतवा में तो निश्चित पता होना चाहिए कि केन की लंबाई कितनी है, अभी पेपर में आया था 427 किलो आया, उसमें सब आया। तो अब क्या होता है कि इसके एक कहीं ना कहीं एक, हर चीज याद नहीं रहती, एक नोट्स बना लेते हैं हल्के से, है ना। मेरे लिए उठाने
देखो मैं क्यों कहता हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये आइडिया, अब अगर तुम एक इतना छोटा सा पन्ना बना लोगे, देखो मैं तो इस सब के बावजूद भी ये रखता हूँ, ये सारी नदियां आ गई में, सारे डायरेक्शन है करीब करीब उससे, तो अब तुम्हें ये पता चल रहा है ये ऐसे जा रहे हैं, तो तुम्हें मालूम है कि ऊपर नॉर्थ है, फिर ये चली जा रही है यहाँ से यमुना ईस्ट में जा रही, ईस्ट में चलते चलते इलाहाबाद में मिल जाएंगे, यहाँ अंतर आ गए, पहले ये मिल गई, इसके बाद फिर बेतवा तुम आई 574 किलोमीटर की, ये भी ऐसे ही जा रही और मिल गई हमीरपुर के पास जाके, ऐसे ही केन जा रही है, ठीक है ना। तो अब इस केन में पानी अभी ज्यादा था, तो इस केन के सरप्लस वाटर को हमने, अब ये जो मिलाया तो उसमें देखो आप 218 किलोमीटर की एक कनेक्टिंग कैनाल है, दिमाग में होना चाहिए, बस इतना ही वो चाहते हैं कि तुम्हें आइडिया है कि नहीं है यार। अब तुमसे ऐसा नहीं हो कि केन वेद पर पूछा और तुम बोल हो जाओ कि सर हमें तो बिल्कुल नहीं मालूम। आपको डिजाइन से क्या फर्क पड़ना, डैम की जब आप डिजाइन करेंगे तो इतनी मोटी होती है डैम की डिजाइन, हम क्या पूछेंगे और आप क्या बताओगे। तो अवेयरनेस ये चाहिए सब वहां जाने के लिए, ठीक है ना। अब बड़े बांध, छोटे बांध, मध्यम बांध कैसे होते हैं, तुम लोगों ने अपने यहाँ पढ़े होंगे, तुम लोगों ने किस हिसाब से पढ़े हैं, नहीं, कैचमेंट एरिया से तो कोई मतलब नहीं, ये एक हाइट पे डिपेंड होता है, और दूसरा जो सबसे अच्छी चीज होती है वो ये होती है कि सीसीए कितना है। सीसीए समझते हो? अब देखो मैं आपको ये सब रिवाइज करा रहा हूँ, लिखा कहीं नहीं रहा हूँ, मैं लिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको ये सब आपको आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, और जब आप उठेंगे, जब जाएंगे तो याद करिए कि क्या बात हुई। अगर वहाँ इरिगेशन का एक्सपर्ट बैठा है तो इस पे बात करेगा, अब जब इस पे बात हो गई तो मैं सीसीए मालूम है, कल्चरेबल कमांड एरिया, सो इफ द कल्चरेबल कमांड एरिया इज ग्रेटर देन 10,000 हेक्टेयर्स it is major dam. If it is in between 2,000 and 10,000 it is a medium project. If it is less than, ठीक है। अब इनमें जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है वो होता है जमीन का। तो मैं अब ये तुम्हें ये बता रहा हूँ जो तुमने और कहीं नहीं देखा, कि अगर 100 रुपए उसकी कीमत है, जैसे आपने कहा 44,000 कीमत है, तो उसमें फॉरेस्ट का बहुत बड़ा इशू, 6,057 हेक्टेयर फॉरेस्ट की जगह, ठीक है ना। तो अब इन सबको क्या करते हैं कि अगर हमें बांध शुरू करना है तो सबसे पहले कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट में सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या करता है, जो जमीन और फॉरेस्ट, जितना ज्यादा डूब में होगा उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो करीब करीब इसको कहीं दिमाग में रखिए या नोट कर लीजिएगा कि करीब करीब 1 हेक्टेयर जंगल अगर आता है तो 15 लाख रुपए के लगभग लगते हैं, ऐसे याद हो जाएगा यार, 15 लाख रुपए के करीब लगते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही जमीन का जो अभी एक एक्ट आया है सन 13 में, अभी मैं एक्ट का नाम लिखा देता हूँ, ठीक है ना, उसके हिसाब से जमीन की कीमत दी जाती है। पहले जमीन की कीमतें रजिस्ट्री के हिसाब से दे देते थे, अब जमीन की कीमतें करीब करीब 3.5-4 गुना उन किसानों को दे देते हैं ताकि ना हो। तो जो टोटल वैल्यू है वर्क की, उसका करीब 30 से 40% के बीच में तो ये सब चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा समझ में तुम्हें आया कि ये सब चीजें होना भी चाहिए। इसके बाद फिर हमें क्लियरेंस लेनी होती है फॉरेस्ट की, फिर हमें एक क्लियरेंस लेनी होती है एनवायरमेंट। तो जब ये दोनों क्लियरेंस हो जाती है तब वी आर एबल टू कंस्ट्रक्ट दी स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ दी, ठीक है ना। अब जब ये चलेगा
तो फिर एक बात आएगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक डेवलपमेंट सुना है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कैसा विकास, कैसा? अब इसको सिर्फ इतने से एक लाइन में अगर समझ लोगे तो समझ आ जाएगा जिंदगी भर के लिए। विकास कैसा? विकास तो करना है, ये सारी योजनाएं विकास की है ना। विकास मतलब हम आखिरी छोर तक जब पानी दे देंगे खेत के तो उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उन परिवारों का कल्याण हो जाएगा। तो विकास हो रहा, लेकिन विकास कैसा? जिसमें विनाश ना हो, बस इतनी सी डेफिनेशन। ऐसा विकास जिसमें कहीं विनाश ना हो। आज की तारीख में क्यों हम सोलर पावर पे जा रहे हो? देखो तुम्हारे सब्जेक्ट में नहीं है, लेकिन ये तुम्हें हम कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि तुम्हें तुम्हें मालूम है, तुम कहीं घबरा नहीं रहे हो। और क्या मालूम किस आदमी के दिमाग में क्या चीज आ जाए पूछने लगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आ गए। एक ऐसा डेवलपमेंट जो आदमियों की विकास को भी करे और एनवायरनमेंट को भी नुकसान न करे, आदमियों को इकोनॉमिकल ग्रोथ भी मिले, सोसाइटी की वैल्यूज भी बढ़े, लेकिन एनवायरनमेंट को हैम्पर ना करें। एनवायरनमेंट को हैम्पर ना करें, इसलिए गीगावाट्स की बातें होने लगी कि कितने गीगावाट की अभी अपने बात चल रही है कि हम इतना बढ़ाएंगे। काय से? सोलर से। सोलर से क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी है, इसमें कहीं कोई प्रदूषण नहीं है। सबसे ज्यादा प्रदूषण, सबसे ज्यादा बिजली अभी हम काहे से बनाते हैं? कोल पावर से, थर्मल से। तो थर्मल से जब बनाएंगे तो उससे एमिशंस होंगे, एमिशंस होंगे तो दिक्कत आएगी। दिक्कत आएगी तो जो आज हमारा राइज हो रहा है टेम्परेचर, ये क्यों हो रहा है? तो इसीलिए तो हो रहा है राइज। तो हमें इसको ठीक करना है। तो ठीक करना है तो अब हम गीगावाट माने क्या होता है? अब देखो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन गीगावाट एंड मेगावाट? So this is 1 gigawatt is equal to 1000 megawatt, means 10 to the power 9 मेगावाट में। अब ये सब तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। ये हम ऐसा नहीं कि साहब पेन और पेंसिल लिए बैठे हैं और फिर हम बात करेंगे, ये छोटी छोटी बातें होती हैं बस वहां। और अब जब आप जा रहे हैं तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि ड्यूटी क्या है और डेल्टा क्या है। कैनाल्स में कौन कौन से खास स्ट्रक्चर हैं। एक्वाडक्ट माने क्या होता है? एक्वा माने क्या होता है? पानी। डक्ट माने उसके निकलने का रास्ता। तो नीचे से अगर नाला जा रहा है तो हमने अपनी कैनाल को एक्वाडक्ट के माध्यम से निकाल दिया। ये सब को कठिन नहीं करना, अपने अपने दिमाग को टैक्स नहीं लगाना, इसको हर चीज को सरल कर लेना है अपने हिसाब से। तो अब ड्यूटी डेल्टा भी पता हो गया तुम्हारे पास। तुम्हें मालूम है कि ये आसपास ये डैम्स हैं, डैम्स का तुम्हें क्लासिफिकेशन हल्का सा पता चल गया। अब हाइट की जगह जब आप उनसे बोलेंगे सीसीए से, तो अब देखो सीसीए से अब आपने उनको काय पे बुला लिया? अब सीसीए से जीसीए, अब आपको जीसीए पता होना चाहिए। इसलिए आपको हर विषय में, जैसे आप इरिगेशन कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी का कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ एक्सपर्ट कौन बैठा है हमें भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम। तो अपने सब्जेक्ट में सबसे पहले तो कोई एक चीज तो बहुत अच्छी तैयार होना चाहिए। इतने दिन बैठे हो अभी, तो एक चीज बहुत अच्छी तैयार होना चाहिए। और आपकी स्मार्टनेस ये है कि आपकी जो चीज सबसे अच्छी है, हम अपने उत्तर देते में कोई ऐसा कैसे कर दे कि वो प्रश्न आ जाए कि हमारे लाइन पे आ जाओ आप। ये आपकी चतुराई वहां समझ में नहीं आनी चाहिए। आपकी खूबसूरती ये है कि ये चतुराई उस हमें समझ में नहीं आना चाहिए। और आपकी चतुराई ये है कि आप हमें वहां ले चलें अपनी ग्राउंड पे खेलने के लिए। अभी आपके ऊपर है आप कैसे ले जाओगे। आपका सब्जेक्ट आपने कोई दूसरा तैयार किया है, कोई दूसरा किया, हर आदमी एक तो नहीं करेगा। तो अब उसको कैसे ले जाओगे? अब निकली है तो तुम्हें तीनों रॉक्स की थोड़ी थोड़ी बात कर लो, इग्नियस, सेडिमेंट, मेटामॉर्फस। ठीक है ना? मतलब अब आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी तैयारी करनी है कि आपको आपके ग्राउंड पे उसको लेके आना है, बिना उसको समझाए हुए।
ये आपकी सफलता है कि आप कैसे सफल हो। अभी जैसे अपन ने इरिगेशन की तो इरिगेशन में नेचुरल सबसे पहले बांध की बातें होंगी। आसपास कौन सा है, आसपास में जैसे उन्होंने कहा साहब कि अभी राणा सागर, राणा पर तो उसका तुम्हें गांधी सागर का बताया 66, 34-35 बरगी हो गया। ये अब यहाँ दो हिस्से हैं, जो नर्मदा नदी से निकलती है, प्रोजेक्ट नर्मदा नदी पे है, वो एनवीडीए देखता है, एक अपने ऑर्गेनाइजेशन है नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी। दूसरा हमारा इरिगेशन विभाग है। तो रेस्ट ऑफ दी जितने नर्मदा के अलावा प्रोजेक्ट हैं वो हम देखते हैं, आई मीन दूसरा विभाग। लेकिन कुल मिला जुला के पूरी एक ही बात है, 40 लाख के करीब हम इरिगेशन का पोटेंशियल करते हैं, 40 लाख हेक्टेयर का, एक मोटा मोटा याद होना चाहिए। अब 41.67 है कि 40-42 है, तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आप ये नहीं होना चाहिए कि साहब 2 लाख, मतलब ऐसा एब्सर्ड आंसर भी नहीं चाहिए। अगर कभी ऐसे हो जाए डाटाज में कि हमें नहीं पता एग्जैक्टली और हम नहीं रिकलेक्ट कर पा रहे, तो अंदाजे नहीं ठोकना कभी। अंदाजा ठोकने से दिक्कत ये आएगी, अगर आपने अंदाज की बात करी तो जो आप हमें उत्तर दे रहे हैं उसका प्रश्न तो आपको आता ही नहीं। आपने जो हमें उत्तर दिया उसका प्रश्न आपको नहीं मालूम, तो आपने डबल गलती कर दी, उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, और जो दिया उसको पता ही नहीं आपको कि हमने क्या उत्तर दिया, तो आप दिक्कत में आ गए। और जैसे ही वो 2-1 बार ऐसे उसने पूछा, आपने किया, तो आप इतने डिमोरलाइज हो जाओगे कि फिर परेशान हो जाओगे। इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को शेक नहीं करना। कई चीजें ऐसी हैं जो आप हमसे पूछेंगे हमें नहीं आती होंगी, इसमें क्या बात है, और कई चीजें ऐसी जो हमें आती हैं वो आपको नहीं आती होंगी। बहुतायत में ऐसा होगा कि हमारा चूंकि सब्जेक्ट है तो हमें उसमें से कई चीजें आती होंगी। आपको अगर नहीं आती हैं तो वो कोई जुर्म नहीं हो गया। आप बड़ी अच्छी तरह से कह सकते हैं कि सर ये मैं तैयार नहीं कर पाया, मुझे इसका आंसर नहीं मालूम। ये आपको एक पॉजिटिवनेस देगा वहां कि आदमी दिमाग में बिल्कुल क्लियर है, आए साए मतलब उल्टा सीधी बातें नहीं कर रहा। अब जैसे आप इस पे आ गए, अब पीडब्ल्यूडी में आएंगे तो रोड पे आ जाएंगे। अब तुम्हारे पास कॉलम और बीम का पता होना चाहिए, लोड ट्रांसफर कैसे होता है, डेड लोड क्या है, लाइव लोड क्या है, ये सब पता होना चाहिए। अब फिर तुम्हें सीस्मिक जोन पता होना चाहिए। मतलब ये तुम्हें करनी है तैयारी। मैं अब आपको ये पढ़ाने चलूं कि सीस्मिक जो पहले 5 थे और अब 4 हो गए हैं, तो अब ये फिर आप नोट करो इसे, नहीं, ये आपको अपने आप से प्रश्न पूछना है और गूगल करना है। इसके बाद जब कोई समस्या नहीं आए तब फिर आप अपने सर को बता दो यहाँ, या हमारा इनसे नंबर ले लेना। तब अगर ऐसा लगेगा कि ये कोई चीज समझ में नहीं आ रही, क्या है कि अगर हम तुम्हें समझाएंगे, क्योंकि जो आपका समझाने का सब्जेक्ट का था, पढ़ाने का था, वो सर लोगों ने पढ़ा दिया और वो आपने अच्छी तरह से समझ के काम कर लिया। अब हम आपसे इसलिए कह रहे हैं कि ये अपने आप गूगल से करके करिए, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं किसी चीज को तो आप अपना उपयोग कर रहे हैं सिर्फ मस्तिष्क का, आंख का और मस्तिष्क का। कभी कभी पढ़ते में आपकी आंखें कुछ पढ़ रही हैं और दिमाग कुछ और सोच रहा है। इसलिए अच्छा क्या है, लिखना। लिखने में आपके दिमाग की मजबूरी है कि उसको वही लिखना पड़ेगा जो देख रहा है, इसके अलावा तो आप लिख नहीं सकते ना। अगर आपको आशुतोष की स्पेलिंग लिखनी है तो दिमाग फिर और नीलेश नहीं सोच सकता, उसको आशुतोष ही सोचना पड़ेगा। तो ये मैं आपसे जो कह रहा हूं ये बात कि आप इसको खुद गूगल करके खुद बनाइए, ताकि आप उसको लिखोगे तो आपको याद रहेगा। भाई मैंने 44 बता दिया, आपने लिख दिया, वहां के आपको याद आ गया कि 4 बताया तो सर तो यार शायद तो हो गई कि दिक्कत में आ गए ना। मैं आपको अब कोई चीज क्रैम क्यों कराऊं, अब आपकी ये स्टेज नहीं है कि आपको कोई भी आदमी क्रैम कराएगा। क्रैम कराने का आपका टाइम चला गया, जो कराना था जिस टाइम आपको करा दिया, और आप अब इस लेवल पे आ गए हैं कि अब आपको इसकी जरूरत नहीं है। अब आपको सीधी सीधी जरूरत है कि आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे तो अपने सब्जेक्टों को समझो, इन सब्जेक्टों को जैसे बैठे हो अपने पास रखो, फिर इंटरेक्शन करो। मैं तो अभी साहब से कहूंगा कि अपनी जो क्लास आप लेते हैं ना सर,
आप लोग इनको अपनी तैयारी करने दीजिए और आप लोग यहाँ बैठ जाइए और 2-3 बच्चों को यहाँ करिए कि आपस में इंटरेक्शन करो, हम सुने। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, जब आप जाते हो आईएएस वगैरह का देना तो ग्रुप डिस्कशन होता है ना, वो अननोइंगली हो रहा है आपके, तो उसमें एबिलिटी पता चलती है आपकी, आप में लीडरशिप की एबिलिटी है कि नहीं। आप अपने विचारों को जो आपके दिमाग में है उनको आप अच्छी तरह से क्लेरिफाई, आप क्लियर हैं कि नहीं है अंदर, और जब तक आप क्लियर नहीं है तो दूसरे से कैसे बात करेंगे। इसीलिए कई चीजें, क्यों ये चीजें ऐसी पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ काम आएगी नहीं मालूम, ये दिमाग में उसी टाइम आना चाहिए। सो ऑलवेज बी स्मार्ट, दिमाग से, शरीर से कपड़े से नहीं कह रहा मैं, इनसे है तो अच्छा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि दिमाग से बहुत स्मार्ट। और अपने आप पढ़िए, अब आपको कोई आदमी नहीं पढ़ाने वाला, और अगर आप पढ़ के जाओगे इंटरव्यू में तो आप मेरे हिसाब से वो माइनस पॉइंट है। मतलब आप क्रैम करके जाओगे तो चीज उसको आप समझ के जाइए, बस समझने के बाद अपने को कॉन्फिडेंस पैदा कर लीजिए। तो इरिगेशन में मैक्सिमम ये चीजें हो गई, मैक्सिमम इसलिए हो गई, इरिगेशन हो गया। फिर इसमें एक चीज और देख लीजिएगा, सर्वे, बहुत छोटा सा सब्जेक्ट। अब हम आपसे ये नहीं कह रहे कि इसमें तुम रोड ट्रांसपोर्ट और रेलवे फलाना और ढिमाका, फिर तो देखो कोई एंड नहीं। आप जितना अच्छा जाने वो तो अच्छी बात है, फिर कुछ एंड नहीं, लेकिन जो मामूली चीजें जो आना चाहिए वो जरूर आना चाहिए। तो इन चीजों में क्या क्या हो गया कि जब आप गए तो आपको देखो सर्वे, क्योंकि सबसे पहले आपने सर्वे किया। अब सर्वे को इंटरमीडिएट रीडिंग, फॉरवर्ड और बैकवर्ड ये पता होना चाहिए कि कैसे लेते हैं, शिफ्टिंग कैसे करते हैं, ये तो मैं पढ़ा दिया। अब अगर आप अभी हमसे कहोगे कि मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाऊं तो मुश्किल हो जाएगी बात। और क्यों पढ़ाना चाहिए, मुझे पढ़ाना चाहिए क्या ये चीज, लेकिन आपको तो आना चाहिए, ठीक है ना। आने का मतलब अब आपने इतना पढ़ा है इनको, अब आप देखिए कि अगर हमें एजुकेशन में जाना है तो हमें समझ में आना चाहिए कि सर्वे क्या होता है। अब सर्वे में पहाड़ी को कंटूर कैसे दिखाते हैं, सब चीजें आ गई इसमें, कंटूर्स आ गए। कंटूर का कोई एक आदमी बताओ कंटूर माने क्या है, इतनी सी बात पूछ लेंगे वहां, कोई एक एक बताओ कोई कंटूर माने क्या है, एक आदमी। चलो, अब जब आप पहाड़ी का बनाओगे और वैली का बनाओगे तो उसके कंटूर्स कैसे होंगे, ऊपर कौन सा आएगा, नीचे कौन सा आएगा, समझ रहे हो। मैं आप ये आपको देखना है, हमें नहीं देखना। तो अब आपको फॉरवर्ड, बैकवर्ड, इंटरमीडिएट, शिफ्टिंग कब करना है ये समझ में आना चाहिए। उसका एक हल्का सा अपने पास अपने उसको ले लो, उसको पढ़ लो अच्छी तरह से। फिर जमीन, अब तीनों रॉक्स की बात होगी कि जमीन कैसी होती है, तो रॉक्स पे आ गए आप, तो रॉक्स को एक बार देख लो कि सबसे ज्यादा कौन सी उनमें इग्नी। अब ये तुम्हें रॉक्स हर जगह काम में आने वाली है, तुम जब पीडब्ल्यूडी कर दोगे तो अभी रॉक्स काम में आएंगे, तो वहां कौन सी फाउंडेशन कैसी रॉक पे चाहिए, इरिगेशन में फाउंडेशन कैसी रॉक पे चाहिए। तो अब तुम्हें पता होना चाहिए तीनों, इग्नियस रॉक क्या होता है, सेडिमेंट्री कैसी होती है, सेडिमेंट्री के बाद मेटामॉर्फिक कैसे बनती है ना, ये समझ में आपके आना चाहिए। और अब आपको ये सब चीजें कोई नहीं बताएगा कि कैसे कैसे करना, मैं आपको आउटलाइन कह रहा हूँ, इनको थोड़ा डिटेल करो अपने आप। जब इसमें कुछ समझ में नहीं आए तब फिर बात करें हम, शुरू से पढ़ाने का तो कोई मतलब नहीं है अभी। मैं सिर्फ इसलिए आया हूं कि आपको मोटिवेट करूं कि आप क्रीम हैं, इसको वेस्ट मत करिए। आपके संग इतनी जो मेहनत की है सर लोगों ने, आपको सर लोगों ने तराशा है। अब उस तराश के बाद जब आप जा रहे हो मार्केट में तो ऐसे जाओ कि आपको अपने ऊपर भी अच्छा लगे और सर लोगों को भी अच्छा लगे। ये तभी होगा जब आप में कॉन्फिडेंस आएगा। मैं बार बार बात कर रहा हूँ कॉन्फिडेंस की, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। और एक्सपेक्ट करते हैं क्या कि मैं पढ़ाऊंगा अभी,
और इतने साल बाद क्या मैं कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा जो आप लोग कर पाओगे कि मैं साला टीएस की कोई कठिन प्रॉब्लम लेकर सॉल्व करना शुरू करूं? हो गया, अब तो जो हम पढ़ते थे हो गया जो हम पढ़ते थे। लेकिन ये सब चीजें फिर अभी जो कई चीजें आप लोगों को नहीं आती वो हम लोगों को जो फिर इंटरेक्शन होते हैं कि इंटरेक्शन फील्ड पे कैसे होना, किससे कैसे बात करना, वो अलग बात है, वो उससे अभी आपका कोई ताल्लुक नहीं है। आपका तो ताल्लुक अभी यहीं से। तो अब जैसे आपने ये देख लिया, रॉक्स का हो गया, सॉइल पे आ जाओगे क्योंकि डैम पे फिर सॉइल चाहिए। तो वो जो तुम्हारा चित्र है एक सॉइल का, कौन कौन सी CIC है ना, पूरा एक नमनक्लेचर, इसको देख लो कि कौन सी होती है। जब आपने ये देख लिया कि जब हम कोई सी फाउंडेशन रखेंगे, सॉलिड पे फाउंडेशन रखेंगे, इसके बाद कट ऑफ ट्रेंच कहते हैं, पढ़ा है। पडल कहते हैं, पडल को कैसे भरा जाता है ये मालूम है। इसके बाद फिर ऊपर जब उठोगे तो तुम्हें CI ये सारी वैल्यूज पता होना चाहिए, मतलब कौन सी लेंगे तो कैसी उसकी वैल्यूज हैं जो तुम्हारे जो दी है, ठीक है ना। ये जब करते करते आप आ गए तो आपने डैम बना लिया, धीरे धीरे आप ऊपर आ गए, सेक्शन घटता गया, डैम बन गया। टॉप में कितनी होना चाहिए ताकि गाड़ियां निकल जाए? 6 मीटर, 7.5 मीटर, ये टॉप की विड्थ हो जाए तुम्हारी, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक जरूरी चीज, क्रिएटिक लाइन, मतलब ये सब चीजें उसी में आ रही है, देखिए आप। और आपको अपने आप ही सोचना है कि यार अब आपने डैम की बात कर रहे हैं तो ये हमने धीरे धीरे, आप सोचिए ना, ये हमने डैम बना दिया, डैम के लिए जगह देखी कैसी होना चाहिए, यार ये ऐसी फाउंडेशन चाहिए, तो ठीक है, ये आसपास से ऐसी मिट्टी चाहिए, इसलिए डैम भी ऐसी जगह बनाते हैं आसपास के सारे रिसोर्सेज, ताकि ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत ना पड़े। फिर हम ऊपर तक आगे बनाते हुए आगे, अब फ्रिएटिक लाइन, अब उसमें लेवल्स, ये लेवल्स में इन लोगों से कह रहा था कि पिछली बार जब मैं गया था इंटरव्यू में तो वो एक किताब में कुछ एनिमिटी थी, समझ में नहीं आ रहा था, हर बच्चा एक से जवाब दे रहा था, तो हमें समझ में आ गई किताब में गलती है कुछ। तो अब तुम्हें लेवल पता होना चाहिए, टॉप बंड लेवल क्या होता है, सबसे ऊपर का लेवल, सबसे नीचे ग्राउंड नाला, नाला बेड लेवल होता है, नेचुरल ग्राउंड लेवल, नाला का डीपेस्ट लेवल। फिर उसके बाद ऊपर बढ़े तो एक लेवल होता है LSL, इसको समझते रहो, फिर जब समझ में नहीं आएगा तब हमें बताना। LSL, अब LSL आपका, जरा सा पेन दे, ये आपने बनाना शुरू किया सेक्शन, ठीक है ना, ठीक है। अभी मैं अर्बन डैम का बना रहा हूँ, स्लोप्स है, ठीक है। ये ग्राउंड, जो तुम्हारा नेचुरल ग्राउंड लेवल हो गया, और जो डीपेस्ट, बेटा देना जरा डस्टर, हमें दिया, ठीक है। ये स्लोप्स अलग अलग है सारे, ठीक है। ये तुम्हारा लेवल हो गया, डीपेस्ट लेवल जो है, ठीक है ना, जहां से ये हाइट भी नहीं जाएगी। अब देखो, ये तुम्हारा ग्राउंड, नेचुरल ग्राउंड लेवल हो गया, ये LSL हो गया, ये FTL हो गया, ये MWL हो गया, और ये PBL हो गया, ठीक है। ये टॉप बिट्स हो गए, इसको सेक्शन में देखना अपने यहाँ जाके। अब मैंने ये तुमसे क्यों कहा, ये है लोएस्ट सिल लेवल, लोएस्ट सिल लेवल, SI लेवल, दिस इज है फुल टैंक लेवल, दिस इज है मैक्सिमम वाटर लेवल, ये पता होना चाहिए अगर डैम पढ़ रहे हैं। ये है
टॉप बंद लेवल, ये जो जगह छोड़ी है पानी की, ये जो पानी भर गया ना इतना, जब हमने डैम बनाया तो ये पानी तो यूज ही नहीं कर पा रहे, ये पानी यूज नहीं करते हैं। जब भी हमें कभी पानी निकालना होता है तो हम यहां से निकालते हैं स्लूइस देके, ठीक है ना। सो ये जो हमारा स्टोरेज है ये कहलाता है डेड स्टोरेज। और डेड स्टोरेज को कैसे करते हैं कि जब आप कितना सिल्टेशन होगा इसका फॉर्मूला है, उसमें एक बार मीटा आता है, उसको देखो कि वो काय काय पे डिपेंड करता है, वहां के स्लोप पे डिपेंड करेगा, वहां की मिट्टी पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो अब हम एक कैलकुलेशन करते हैं कि अगर हमने 50 साल की लाइफ ली है तो 50 साल, और 100 साल की लाइफ ली है तो 100 साल। जनरली छोटे वाले डैम 50 के हो गए, जो बड़े डैम होते हैं 100 साल के लिए। तो ये जगह जो हमने छोड़ी है डेड स्टोरेज, 100 साल में इतनी मट्टी यहाँ सिल्ट जमा हो जाएगी, इसीलिए इसको हमने यहाँ रखा, यहाँ से पानी लेना शुरू कर दिया। तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि इसका ये मतलब नहीं है कि डैम थोड़ा सा खराब हो गया तो 100 साल के लिए यार वो तो बेकार हो गया इसलिए ठीक करना पड़ा, नहीं। ये वहां पे जो हमारे सिल्टेशन हो रहा है, जो हमारे नदी से पानी आ रहा है, ये तो धीरे 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 जो सिल्ट आ रही है वो 100 साल में इतनी एमसीएम आ जाएगी। इसलिए हमने, अब हमें एक एरिया कैपेसिटी टेबल होती है, पढ़ी है ना एरिया कैपेसिटी टेबल। तो उस एरिया कैपेसिटी टेबल से अब ये मैंने बरसों हो गए पढ़े इसको, एरिया और कैपेसिटी, किस एरिया पे कितनी कैपेसिटी है, ये इससे फिर निकल जाएगी। ये एक रिलेशन बना के पहले से ही रख लेते हैं। तो अब आपको ये मालूम है एफटीएल तक पानी हम यूज करेंगे। सो ये जो हमारी चीज है ये क्या है, लाइव कैपेसिटी। जो आप बात कर रहे हैं ना अभी तक कि इतने एमसीएम का था, उतने एमसीएम का था, अभी आसपास में जो तवा है, तवा कितने एमसीएम का है, आसपास है तुम्हारे सबसे पास में है, कितने एमसीएम का है, तो दिस इज 1945 एमसीएम। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूं कि आसपास में है, अगर 2000 के आसपास भी आपको याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1944 और 45, एक 44 है ये और 45 है राजघाट डैम जो ललितपुर के पास है। तो करीब करीब आपको मालूम है कि ये बड़े बड़े हैं लेकिन छोटे से हैं, बहुत ज्यादा नहीं है ना। और करीब करीब एक एमसीएम में 170 के आसपास हेक्टेयर सिंचाई हो पाती है। आजकल हम ये ज्यादा ना जाए तो आजकल पर ड्रॉप पर क्रॉप की बात करते हैं, प्रधानमंत्री की जो है कि हम कम से कम पानी का यूज करें और मैक्सिमम फसल ले लें। तो अब हम ड्रिप इरिगेशन ले आए, ठीक है ना। तो ड्रिप ये आपको सिर्फ समझना है बस, ड्रिप इरिगेशन से हमने पानी की बर्बादी रोक ली। तो अब करीब हम एक में 300 हेक्टेयर के आसपास कर लेते हैं इरिगेशन, बढ़ गई आपकी इरिगेशन की कैपेसिटी। तो ये जो आपकी लाइव कैपेसिटी है ये पानी है जो आपको उपयोग होगा। फिर एमडब्ल्यूएल क्यों रखते हैं, हम मैक्सिमम वाटर लेवल यहां तक करेंगे जाएगा, इसके बाद एफटीएल के बाद जैसे पानी बढ़ेगा हम उसको निकालना शुरू कर देंगे। तो अब एक चीज सुनी होगी क्रैश, ठीक है ना, रखा रहना। ये क्रेस्ट है, क्रेस्ट पे हम लगाते हैं हीट
तो जो गेट की हाइट है टॉप का लेवल, ठीक है, ये FTL पे होता है। अब इससे क्या फायदा हुआ, FTL के बाद जैसे ही निकला, ये क्या है सारा कंक्रीट। ये मैंने इसलिए बता दिया कि ये तुम्हें इतना तो आना ही चाहिए, ठीक है ना। दिख रहा कंक्रीट, ये स्टर्लिंग बेसिन हो गया। स्टर्लिंग बेसिन का मतलब जब यहाँ से पानी गिरेगा तो उसमें एनर्जी होगी, है ना। पोटेंशियल कौन सी एनर्जी है जब पानी खड़ा है, और जैसे गिर रहा तो कौन सी आ गई, है ना। पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, GH, वो हाफ एमवी स्क्वायर, ठीक है ना। तो वो कन्वर्ट हो गई आपकी एनर्जी, हो गई। तो ये जैसे FTL पे पहुंचना, ये अब यहाँ सारे इंजीनियर्स तैयार रहते हैं, ये जो पानी बढ़ता जा रहा है यहाँ से, ठीक है ना। तो अब आपको कैसे गेट ऑपरेट करना है, पानी हम करते जाएं और हमारा पानी मैक्सिमम FTL तक रहे, MWL से ऊपर तो हम बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि अब आपको ये पता होना चाहिए कितनी देर में कितना पानी आने वाला है, ताकि हम अपने गेट के ऑपरेशन कर सकें। ये अभी मैक्सिमम लगाए जाते हैं रेडियल क्रेस्ट गेट, ठीक है ना, रेडियल क्रेस्ट गेट रेडियल होते हैं, ताकि अगर ऐसा बनाएंगे तो ज्यादा जगह चाहिए, इसलिए ये रेडियल गेट है ना। जैसे अभी अपन बात कर रहे थे केन बेतवा की, अब मुझे ये याद आ रहा है 16x18, 16 मीटर x 18 मीटर के 27 गेट हैं, ठीक है। तो ये पानी को कैसे बाहर तक ले जाना है और हमारा स्ट्रक्चर को सेफ रखना है, क्योंकि आपने जो डिजाइन की है वो MWL की आपने डिजाइन की है, ठीक है ना। ये यहाँ तक डिजाइन आपने की है, और ये TBL क्या है, इसके बाद भी जो वेव्स बनेंगी, जो यहाँ पानी आ गया, वेव्स बनेंगी, तो वेव्स से पानी के यहाँ से ऊपर ना निकल जाए, तो हम इतना हिस्सा वेव के लिए, ठीक है। तो अब ये इतनी चीजें तुम्हें आनी चाहिए ही चाहिए अगर इरिगेशन की बात कर रहे हैं। इसी में अब आपको सब समझ में आ गया कि हमने ये डैम हार्टिंग सेक्शन, जोनल सेक्शन पढ़े हैं, हार्टिंग और जोनल, उसको देखना कहीं। ये हार्टिंग हो गया, ये जोन हो गया, ये हार्टिंग हो गई, ये जोन हो गया। अब यहां से देना यार, अब अभी जो हम लोग बात कर रहे थे क्रिएटिक लाइन बात की थी, अब इसमें अपने आप सब चीजें आनी है। ये फिर यहाँ से अपन ने डाउन स्ट्रीम में पानी को यहाँ पे पूरा एक सिस्टम बना देते हैं, पूरा का पूरा डाउन स्ट्रीम में पत्थरों से, यहाँ से फिर हम पानी को निकाल दें, इसको कहते हैं डैम रोड, डैम रोड, ठीक है ना। अब ये इतनी चीजें तुम्हें पता होना चाहिए। अब तुम्हें फ्रीएटिक लाइन पता होना चाहिए, फ्रीएटिक लाइन का मतलब ये सेचुरेशन में है, ये अनसेचुरेटेड है। तो हम ऐसे मटेरियल यूज करेंगे जो CICP, जो भी आपके नोमेनक्लेचर हैं, कि वो ये सारी हमारी चीजें दूर करते रहें। इसकी प्रॉपर्टीज कुछ अलग होंगी, इनकी प्रॉपर्टीज कुछ अलग होंगी, ये ज्यादा कोहेसिव होगी। यहाँ पर रेस्ट कर लें हम ज्यादा से ज्यादा, ये थोड़ा सा ऐसा हो गया कि जहां से पानी चला जाए, ठीक है ना। डाउन तो पूरा का पूरा, इसकी हाइट उसमें देख लेना अपनी किताब में कितनी रहती है, H से रहती है डिवाइड, ये जो H है ना आपका, इसके H से इसका नंबर, इसका है मतलब, पढ़ो अब अपने आप, मैंने तुम्हें इतना बता दिया। अब देखो क्या है कि अभी फिर भूल जाओगे, इसलिए इसको नहीं देखना, आप किताब जाके ये देखना कि है क्या।
तो अब तुम्हें इसमें ये समझ में आ गया कि हाँ यार कुछ तो फ्रीएटिक लाइन भी होती है। अब तो तुम्हारे पास सब आता जा रहा है, और अधिकतर अगर इरिगेशन का आदमी है तो तुमसे ये चीजें जरूर जानना चाहेगा कि मालूम तुम्हें मालूम होना चाहिए। तो इसमें ये इतनी चीजें हो गई, इसके संग अब आपको सब मेटामॉर्फे वो जो सब आ गया देखो इसमें, क्योंकि नदी कैसे चल रही थी, नदी में क्या क्या थे, ये आपने देख लिया। फिर इसके बाद आपने अब इसका अब पानी क्यों भरा, ताकि इरिगेशन हो। अब इरिगेशन हो तो आपने समझ लिया, सीसीए की बात समझ ली, सीसीए की बात समझ ली तो ड्यूटी डेल्टा समझ लो। बच क्या रहा, अभी कुछ नहीं बचेगा अभी आपके पास, और इतना सरल करे दे रहे हैं कि क्रम से देखोगे इसको तो उतरता जाएगा तुम्हारे दिमाग में ऊपर से नीचे तक। और बिल्कुल याद कुछ नहीं करना, क्रैम कुछ नहीं करना, वहां जाके ऐसे ऊपर नहीं देखना कि हमें क्या याद किया था। ये सब तुम्हारा फ्लो में आना चाहिए एकदम। तुम्हें मालूम है कि हमने जो चित्र बना लिया तो अब क्या क्या चीजें आने वाली हैं। ये मैंने जानबूझ के चित्र बनाया, क्योंकि मैं हर से पूछता था और बच्चों को बिल्कुल नहीं बनता था। भाई इरिगेशन में आ रहे हो तो थोड़ा सा पता हो, डैम पता हो, कैनाल पता हो, है ना। अब इसमें जब सीसीए पता हो गया तो जीसीए पता होना चाहिए। तो वो क्या होता है, उसमें सारे गांव भी शामिल हो गए, दूसरी जमीनें भी शामिल हो गई, पड़ती भी शामिल हो गया। ठीक है ना। अब हमने इसीलिए तुम्हें बताया, जब इसका हमने एस्टीमेट लिया तो एस्टीमेट में 30 से 40% तो जमीन का चला जाता है, डूब का चला जाता है। फिर हमने तुम्हें बता दिया एनवायरनमेंट की लेते हैं। अब एनवायरनमेंट की डेफिनेशन देखो, मैं तुम्हें लिखा सकता हूँ अभी एनवायरनमेंट की डेफिनेशन, मैं तुम्हें अगर तुम्हें चाहोगे तो मैं लिखा दूंगा अभी एनवायरनमेंट की एक ऐसी डेफिनेशन जिसको कि तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कालांतर में कभी ना कभी पड़ती रहेगी। तो वो जो एक लॉ है, पूरा लॉ की किताब इसका है, उसमें से हमने रखी है उसको, वो हम बता देंगे। तो एनवायरनमेंट हो गया, फॉरेस्ट हो गया। फॉरेस्ट अगर 40 हेक्टेयर तक है तो यहीं से हो जाता है, फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट अलग है। 40 से बाहर है तो फिर दिल्ली से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर 40,000 हेक्टेयर तक है इरिगेशन तो भोपाल से मिल जाएगी एनवायरनमेंट की परमिशन, इसके ऊपर है तो दिल्ली से मिलेगी। ठीक है ना। तो अब ये मोटी मोटी बातें याद होंगी कि एस्टिमेट कैसे बना, ये कैसे बना, ये। ठीक है ना। अब इसमें अभी सॉइल मैकेनिक्स आ गई, थोड़ी सी जियोलॉजी आ गई। अब इसको जब बनाओगे तो ज्यादा से ज्यादा एक पहले 2-3 पन्ने लगेंगे, और उस 2-3 पन्ने को एक पन्ने में सिकोड़ लेना। तो क्या करोगे कि रात के जैसे ही लेटे उस पन्ने को ऐसे देख लिया, फेंक दिया, तो 4-6 बार देखोगे तो फिर वो फिर जाएगा, तो फाड़ दो उसको, या कहीं ऐसी जगह रख दो जहां कभी अगर जरूरत पड़े तो देख लो। 4 से 8 बार देखोगे तो अब तुम्हारे दिमाग में वो मैं तुम्हें चाह रहा हूँ सिलसिला बन जाए दिमाग में। तो ये जब सिलसिला बन जाए, पूरा एक पूरी सीक्वेंस आ जाएगी, तो तुम्हें फिर याद नहीं करना कुछ। और हम नहीं चाहते कि कोई चीजें आप जबरदस्ती की रटो, उसको समझ लो बस। और इसीलिए जो कर्मण्यवाद का रास्ते में फलेषु कदाचन की बात हो रही थी, कि ये तुम्हारा कर्म है जिस पे तुम्हारा अधिकार है, वो ये है अधिकार। अधिकार तुम्हारा सिलेक्शन पे नहीं है। जिस दिन तुमने सोचा कि अरे यार अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो परेशानी में आ जाओगे। तो जो तैयारी इस पे करो ना, जिसपे तुम्हारा अधिकार है, उस पे वहां कहाँ जा रहे हैं अभी, वो तो होगा ही होगा। डॉक्टर को आनंद लेना चाहिए उस ऑपरेशन का जिससे वो मरीज को ठीक कर रहा है, पैसा तो अपने आप आ ही जाएगा। अगर उसने पैसा नहीं दिया और हम ऑपरेशन नहीं करेंगे तो आप तो भटक गए, आपने आनंद तो लिया ही नहीं। जिस चीज का आपको, जिस चीज का आपके पास अधिकार था उसका आनंद तो आपने लिया ही नहीं। और हमारी जो माइथोलॉजी है, हमारी जो कहते हैं, इसमें तो कोई किसी धर्म की बात भी नहीं है। कर्मण्यवाद का रास्ते में कोई धर्म नहीं है, ये तो सीधी सीधी से है कि जिस चीज पे अधिकार है वही तो करोगे। हमारा अधिकार हमारी इस शर्ट पे है तो हम अच्छी तरह से धोएंगे, पहनेंगे, ठीक से रखेंगे। अब ठीक है, अच्छी लग रही नहीं लग रही, हमने अपने हिसाब से ठीक देखी, फिर अब आप समझिए। तो हमारा जिस चीज पे अधिकार है वो करना। तो करीब करीब अब आप आ गए अभी इरिगेशन पे, मैं आपको नीचे तक ले आया। कैनाल के एक्वाडक्ट पे भी ले चुका था, क्रॉस रेगुलेटर्स कैसे पानी को देना, क्या करना,
कैनाल का सेक्शन फ्री बोर्ड जैसे इसमें बताया उसमें भी ये पढ़ लोगे। सो ये करीब करीब तुम्हें सेटिस्फेक्शन देगा इरिगेशन के लिए। अब जहां सीमेंट की बात आई, अभी तो ये था जे सीमेंट है कंक्रीट है, तो अब कंक्रीट कैसे होती, 1 to 4 की कैसे डिजाइन होती है, एक आध कर लेना अपने आप। कितना सीमेंट लगता है, कितना लगता है, एक बोरी में कितना सीमेंट होता है, और सीमेंट का रंग यही क्यों होता है, सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स कैसे हैं। अगर सिविल इंजीनियर हो ये भी नहीं मालूम, जब आखिरी में बिल्कुल हार थक गया इंटरव्यू वाला और बोला भाई ये तो बताइए दो कम से कम, तो ये बेसिक चीजें अगर तुम्हें पता है तो तुम्हारा चेहरा अपने आप तमतमा बढ़िया हो रहा होगा, वहां पे खिल रहा होगा, वो चाहिए चेहरा वहां। और समाज में जब तक तुम समाज में भी हो तो सब चीजें तुम वेल अवेयर हो, अंदर से काइंड हार्टेड हो, तो चेहरा तो चमकता ही रहेगा। और चेहरा ऐसी चाहिए जिसको देख के सामने वाले को अच्छा लगे, आपको तो अच्छा लगे ही लगे, सामने वाले को भी अच्छा लगे। और ये तभी हो सकता है जब ज्ञान आपके पास हो, और ज्ञान तो तभी आएगा जब आप उसके लिए परसू करें। अब सीमेंट से शुरू, अब सीमेंट से कंक्रीट आ गई, ये देखो कंक्रीट है 1 to 4 में कैसे होती है, उसमें कितने बैग लगते हैं, 158 में, 136 में, ये देखो। वहां से उसका सरिया के संग स्टील के संग क्यों कंबाइंड हुआ, आरसीसी क्यों, आरसीसी क्यों बना, साला उसमें तांबे की क्यों नहीं लगा दी, इसमें दूसरी चीज की। अब ये तो तुम्हें देखना है, मतलब ये ऐसी बातें हैं कि ये क्या हम पढ़ाएंगे आपको कि 1 to 4 की कैसे डिजाइन होती है, लेकिन आप तो समझो उसको कि कितनी रेता लगी, कितनी गिट्टी लगी, गिट्टी के बीच क्या है, गिट्टी के पोर्स को रेता ने भरा, रेत के पोर को सीमेंट ने भरा, तो अब ये तुम्हें पता होना चाहिए यार, है ना। अब कॉलम डैम उस पे आ गए, कॉलम पे और बीम पे आ गए। अब इसकी भी अलग से डिजाइन की प्रथाएं हैं, वो आपसे कोई नहीं पूछने वाला है, लेकिन कॉलम कैसा है, बीम कैसा है, डेड लोड क्या है, फलाना क्या है, ढमाका क्या है, वो पता होना चाहिए। एक बिल्डिंग में राइस, अब तुम सीढ़ी चढ़ के आ रहे हो तो राइस कितनी है, ट्रेड कितनी है, तुम इंटरव्यू में ऊपर गए उससे तो पूछ ले कितनी सीढ़ी चढ़ के आए हैं। देखो कैसे कैसे अच्छे अच्छे होते हैं। दिमाग, मैं जो आपसे कह रहा हूँ अलर्टनेस दिमाग की। आप गंगा जी गए थे, अच्छा आप गए थे बनारस में, हाँ साहब गए थे। अब कितनी सीढ़ी है तो मैंने माना, अब आपने थोड़ी बहुत भी याद है तो आपने कुछ तो भी कहा, तो 25 थे सर। उसने कहा नहीं यार वहां तो हम गए थे तो वहां तो 35 सीढ़ी थी नीचे तक। तो अब अलर्टनेस क्या है, ऐसा हो सकता है आप बरसात में गए हो। मतलब आपकी अलर्टनेस चाहिए आपको कि हम सर इस महीने में गए थे। अब आप ये नहीं करें कि आप बरसात में गए थे तो उस पर आपने अटैक कर दिया कि मैं, मुझे मुझे याद आ रहा सर कि मैं, अगर एक तो आइडिया होना चाहिए, हो सकता है मैं गर्मी में, मुझे ऐसे ही याद आ रहा सर कितनी सीढ़ी चढ़ के आए, तो राइस क्या होता, ट्रेड क्या होता, कमर्शियल में कितना होना चाहिए, इसमें कितना होना चाहिए, रोज तो चढ़ के आते हो। अब ये अलर्टनेस की बात है, ये कैसे करोगे, तो ये बेसिक चीजें अब इसमें जब आओगे तो ये हो गए। पीएचई में इन टैंक वगैरह हो गए आपके, कैसे कैसे हुए। अब वाटर का है, वाटर में हार्ड वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, वाटर को एसिडिक होना चाहिए कि अल्कलाइन होना चाहिए। पीएच वैल्यू तुम्हें मालूम है, 7 से नीचे एसिडिक, 7 के ऊपर। घर में आपके अल्ट्रा वो क्या लगा है, आरओ लगा है कि ये लगा है, आरओ लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, इंजीनियर साहब हो यार, घर पे माँ बाप लगवा रहे तो तुम बताओगे कि नहीं बताओगे कुछ अपना, कि क्या करना चाहिए, अल्ट्रा वायलेट क्यों लगवाना चाहिए या आरओ क्यों लगवाना चाहिए, उसमें टर्बिडिटी कितनी है। और पानी को जब पढ़ोगे तो पानी की जो सबसे ज्यादा होती है वो TDEDS, तो ये तो तुम पढ़ोगे पढ़ोगे।
एक लिमिट्स एक बार अभी हम पे है, हम बता देंगे कुछ लिमिट्स, वो तो पढ़ना ही है। पोर्टेबल वाटर कैसा है, और तीसरा इसको लिखो कहीं AQI, जाते हो। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स में अगर हमने कहा कि 215 है तो क्या समझे, कैसा है? अब तुम्हें एक आइडिया होना चाहिए कि उसके बना लो 0 से 50 तक, गुड। 50 से 100 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स है, 50 से 100 तक सेटिस्फैक्ट्री, फिर 100 से 200 तक ये तीनों लिंक ठीक है। अब आप जैसे ही गए तो पुअर, वेरी पुअर और ऑब्जेक्शनेबल, 500 के ऊपर ऑब्जेक्शनेबल। अब उसमें PM 2.5 क्या होता है? PM माने पर्टिकुलेट मैटर, जो समझते हो ना, तो ये पढ़ लेना है। 2.5 क्या है, 10 क्या है। अब जब PHE वाले में आ जाओगे तो फिर यहाँ से शुरू होगा। अब कौन तुम्हारे में बैठेगा हमें नहीं मालूम, लेकिन मैं मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ कि ये सब चीजें पोर्टेबल वाटर की क्या क्या क्वालिटीज हैं, आना चाहिए तुम्हें, है ना। अब अगर आप रोड मतलब, अच्छा चलो, अब देखो यार कितनी अच्छी बात याद आ गई करते करते। देखो मैं तो बना के रखता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रखता हूँ अपने पास कि भोपाल में कितना पानी लग रहा, MGD क्या होता है। मतलब अब ये सब चीजें तुम्हें नमनक्लेचर भी आना चाहिए। भोपाल में कितना लग रहा, तो नर्मदा से कितना आता है, तो बड़े वाले से कितना आता है, तो फलाने से कितना आता है। 132 MGL है, कितना है MGDL, तो फिर वहां से कितना है, यहाँ से कितना है, इसको जरा सा टिक करोगे ना सब आ जाएगा। कोलार से कितना लेते हैं, बड़े तालाब से कितना लेते हैं, नर्मदा जी से कितना आ गया। तो ये क्या करोगे, ये सब मिला जुला के तुम्हारे 4 5 6 पन्ने बन जाएंगे, और इन पन्नों को सिकोड़ते सिकोड़ते एक पन्ना बना लेना। उसमें साला PHE भी आ गया, RES भी आ गया, इरिगेशन भी आ गया। जब अपने आप सिकोड़ोगे ना, तो वो जो तुमने सिकोड़ा है वो सब तुम्हारे दिमाग में आ गया। उस कागज को तो रखा रहना दो अपनी कहीं फाइल में, लेकिन वो सिकोड़ते सिकोड़ते दिमाग में बढ़िया बस गया, धीरे धीरे मास्टर हो गए आप उसके। फिर अब जब आप ऐसा सब करके जाओगे तो आपको बहुत चिंता नहीं है, आप जब अंदर जाओगे तो बड़े प्रेम से जाओगे, मुस्कुराते हुए। और जिस दिन इंटरव्यू के लिए जाना है उस दिन कुछ नहीं पढ़ना सिवाय पेपर के, बढ़िया सेटल होने दो सब चीजें दिमाग में। इतने दिन मिलेंगे, आपस में चर्चा करो ना। किसी का कुछ टेस्ट है, इनकी PHE अच्छी है, उनका रोड्स अच्छी है, तो आपस में इंटरेक्ट कर लो। मैं तो इनसे कह रहा हूँ आपके सर से कि ये इनको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब आपसे ये सब चीजें आप करो, और आ जाओ भाई, 2 2 3 3 4 4 का बैच यहाँ बन के आ जाओ, हम यहाँ बैठे हैं, हम पूछेंगे अब तुमसे। अब हम ये सपोज करिए कि आपको आता है, अब हम पूछेंगे आपसे, ये कॉन्फिडेंस आपका फिर बढ़ाएगा। अब ऐसे रोड पे आ जाओगे, तो अभी तक अपन ने जो बात की थी रोड पे गिट्टी की और उसकी, वो हमने जो किताब की दी थी ना यार, PMGSY वाली, अब उसको थोड़ा सा, नहीं हमें नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हें सिर्फ जनरल इसलिए बता रहा हूँ ये कि मैं बहुत डिजाइन पे ऐसा नहीं है कि मैं अभी डिजाइन पढ़ लूंगा तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, तब तो मैं वो भी लूंगा, लेकिन मैं उसकी अभी जरूरत नहीं समझ रहा। अब रोड है तो रोड की विड्थ कितनी होती है, कैम्बर क्या होता है, पता होना चाहिए ना ये सब चीजें। GSB कितनी है, GSB 1, GSB 2, उसके ऊपर क्या डालते हैं, भाई ऐसी तो डालेंगे कि बेसिक चीज क्या है। अगर आपने कंक्रीट समझी है तो सब तो समझ लिया आपने, हम ऐसी चीजें डालेंगे जो पोर्स भरती चली जाए, सॉलिड चीज हो जाए, हमारा बेस अच्छा तैयार हो जाए। अब जो पता होना चाहिए कि ये इतनी है, PMGSY की कौन सी रोडें चल रही हैं, उसकी टॉप विड्थ कितनी है, 3.75 एक तरफ, 3.75 एक तरफ। फिर नेशनल हाईवेज का कितना कितना है। अभी नेशनल हाईवेज का भी एक चेंज हुआ है, फिर से नोमेनक्लेचर कर दिए, नहीं तो वो GT रोड 1 वाली थी, वो किसके टाइम की है, अब सब देखो सब आ गया। अब कहाँ से हिस्ट्री में आ गए, अब आप शेर सूरी आ गए। तो ये क्या होगा कि धीरे 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 करोगे
और अपने आप में फिर तुम्हें खुद महसूस होगा कि अब हमें अच्छा लग रहा, कुछ हमें कॉन्फिडेंस आया। ठीक है ना? तो ये तुमसे रोड के बारे में जो होगा। अब मैं चूंकि रोड में भी रहा हूँ, मैं जीएम रोड पे भी रहा हूँ, जनरल मैनेजर। तो अब ये आपको सब कैसे हमारा क्रेस्ट बना, हमारा फिर कैसे कैम्बर हुआ, वहां से स्लोप कितने कितने के हैं ताकि पानी रह जाए, फिर ड्रेन में कैसे चला जाए कि हमारी रह जाए, फिर शोल्डर्स क्या होते हैं, हाफ रोड का हाफ शोल्डर, शोल्डर में कौन सी तरह की मिट्टी होती है, अब वो सब उसकी प्रॉपर्टी वो सब मिल जाएंगी किताब में। और अगर आपको इन सबको देख के अगर कभी लगे कि नहीं सर अब पर्टिकुलर कोई चीज एक लेना है, तो फिर हमें दिक्कत नहीं, फिर हम ले लेंगे, लेकिन पर्टिकुलर हमें पता होना चाहिए। क्योंकि इतनी चीजें जो एक संग हम बात कर रहे हैं, इन सबको एक संग लेना तो मुश्किल है ना, तो पूरी सिविल इंजीनियरिंग हो गई हमारे संग बैठे बैठे आपकी। जब हमने आपसे कहा कि डिजाइन भी आप देख लो, 1 to 4 वाला देख लो, उसमें ये पता होना चाहिए कि कितने बैग लग रहा है 1 to 4 में सीमेंट, कितने केजी लग रहा है, 1 केजी 50 का हो गया, स्टैकिंग ऑफ सीमेंट कैसे करते हो भाई, आप यही साहब इंचार्ज हैं, आपको रखना है तो कैसे रखोगे सीमेंट, कितनी बोरियां एक संग रखी जाना चाहिए, 10 की 8 की कितनी, नीचे बेस क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, दीवार से इतनी दूर क्यों होना चाहिए, ताकि वो पानी को एब्जॉर्ब ना करे। पानी एब्जॉर्ब हो गया तो अब इनिशियल सेटिंग टाइम कितना है, फाइनल सेटिंग टाइम कितना है, ये कोई पढ़ाएंगे थोड़ी अभी हम कि भाई 30, आप लिखो भाई उसमें इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट, हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे अब फाइनल सेटिंग टाइम इतना। अब इनिशियल सेटिंग टाइम इतना है तो इसका मतलब इसी बीच में जो तुम्हें करना है वो कर लो, शेप अप कर लो, इसके बाद फिर नहीं करोगे। अब नहीं है तो कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट इसको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, तो 3 कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो तीनों पढ़ो। जब आपने एक बार प्रॉपर्टी देख ली कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, मैं उन्हीं को जवाब दे रहा हूँ जिनने पूछा, जब एक बार आपने प्रॉपर्टीज देख ली तो उस प्रॉपर्टीज में ही टेस्टिंग हो जाएंगी, उसमें ही आ जाएंगी। एक बार आपको पता तो होना ही चाहिए कि अगर हम सीव एनालिसिस कर रहे हैं तो सीव एनालिसिस में कौन कौन सी छलनी लगती है, वो टेस्टिंग का रूप हो गया ना। सीव एनालिसिस में ये छलनियां अब मैं अभी एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अगर एक बार देखूंगा तो बता दूंगा कि कौन कौन सी हैं, तो ये टेस्टिंग भी इसमें आ गई। जब आपने प्रॉपर्टी देख ली, जैसे ही आपने प्रॉपर्टी देखी तो वो इट इज अ पार्ट ऑफ टेस्टिंग, अपने आप टेस्टिंग में आ जाओगे। और बहुत ज्यादा टेस्टिंग, हाँ, अब ये डिपेंड करता है कि आदमी कैसे बैठा है, लेकिन आपको आइडिया जरूर होना चाहिए टेस्टिंग का। बिल्कुल ठीक बात, टेस्टिंग का आइडिया होना चाहिए, लेकिन आपको कुछ सब्जेक्ट इरिगेशन में, पीएचई में, पानी में, रोड्स पे कुछ ना कुछ चैप्टर ऐसे मजबूत तैयार करना चाहिए चारों में कि जिन पे आप उत्तर देते देते उसको वहां ले आओ। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आपका, आपकी खूबसूरती और आपका दिमाग इसमें है कि आप अपने ग्राउंड पे कैसे खिलाएंगे इंटरव्यू लेने वाले को। और वो सबके सब्जेक्ट अलग अलग, और आपको अपने प्रश्न के उत्तर में ऐसा उत्तर देना है कि वो वहां पहुंचने की उसकी मजबूरी हो जाए सामने वाले की। आपकी चतुराई नहीं दिखना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए सारी चीजें। और ये जब होंगी, जब इतनी बातें सब होती हैं जब आपको अच्छा ज्ञान आपके सब्जेक्ट का है। तो अब इसको कैसे हम घुमा के आए, जैसे मैं था जब मैंने दिया तो मुझे स्लिप सर्किल मैंने उस टाइम किया था, डैम को इसकी स्टेबिलिटी एनालिसिस कैसे करते हैं वो मैं उस टाइम कर रहा था। तो मैं इंटरव्यू करते करते मैं उसको वहां ले आया। पहले तो उनने हमसे जब पूछा बिल्डिंग पे, तो बिल्डिंग में बहुत अच्छा नहीं था। जरूरी नहीं कि हर आदमी हर में अच्छा हो।
तो वो करते करते बात आ गई नदी की। नदी का हमने ऐसे आपसे कहा कि नदी के फ्लो पता होने, अब आप चलिए नदी की बात आ गई। ऐसी कौन सी नदियां हैं जो, ये सारी की सारी नदियां ईस्ट फ्लो हो रही नॉर्थ से। वेस्ट फ्लो की कौन कौन सी हैं? नर्मदा, ताप्ती, दो मेन। अब नर्मदा की कितनी लंबाई? 1312। अब कितना इसका हिस्सा मध्य प्रदेश में है? 235 के करीब वहां है। और सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर वहां बना दिया। वहां कौन सी स्टैचू लगी है? अब ये सब पता होना चाहिए कितनी ऊंचाई है। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेंटली आप अलर्ट हैं, आपको जवाब देने में कहीं झिझक नहीं आ रही है। और ये इसीलिए कि अभी इतना टाइम है कि धीरे धीरे ये अच्छा प्रश्न आपको अपने आप करना चाहिए कि हमसे क्या कर सकता है। और इसीलिए जब आप दो दो लोगों का इंटरेक्शन करेंगे तब ये समझ में आ जाएगी आपको कि हम क्या कर रहे हैं। इंटरेक्शन से दूसरे आदमी के दूसरे सब्जेक्ट शुरू हो जाएंगे, जो उसके प्लस पॉइंट है वो भी ले लो आप। और मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा, सलाह भी दूंगा कि हर चीज हर बार याद नहीं रहती है। इसको कैसे भी करके कागज पे लो, जो जरूरी है। जब आप कागज पे लोगे तो आपको कई चीजें समझ में आएंगी कि यार इसमें अगर ये भी कर लेते तो अब उस आपका दिमाग जिस सिलसिले का होगा वो उस सिलसिले से आ जाएगा। आपको जिस भाषा में समझ में आती है उस हिसाब से वो आपका सिलसिला चालू हो जाएगा और जमना शुरू हो जाएंगी सब बातें। धीरे धीरे 4-5 पन्ने होंगे, 6 पन्ने, 8 पन्ने हो जाएंगे। उस 8 पन्ने को सिकोड़ते सिकोड़ते एक पन्ने में करना तुम्हारी खूबसूरती। और उसको भी 3-4-5 दिन पहले पढ़ना है, पढ़ते रहना है। जिस दिन इंटरव्यू देने जाना है रात के जो पढ़ना है पढ़ लो, सवेरे बेहतरीन पेपर पढ़ो, नाश्ता वास्ता करो, जो भी करना है। खाना अगर खाना हल्का खाना खाओ कि कोई दिक्कत ना हो। और भगवान का नाम लेकर बिल्कुल कॉन्फिडेंस चेहरे पर रखते हुए, क्योंकि यार ये भी देख लें जाते टाइम, ये भी देख लें, ये आपके दिमाग को मैश कर देगा और आपको किसी परेशानी में डाल देगा। इसलिए उस दिन तो बिल्कुल तरावट से बढ़िया होके जाओ और कॉन्फिडेंस लेके जाओ कि नहीं यार हमने इतना किया है और ये तैयारी हमारी हो गई। अब हमें लगता है कि कौन अब हमसे अच्छा है इससे ज्यादा अभी बीटेक में जानता है। आप लोगों में एमटेक भी है कोई? एमटेक किस किस विषय में हो? एनवायरमेंटल। देखो जो पीजी हैं वो अपने सब्जेक्ट को ध्यान से देखेंगे। एनवायरमेंट है तो तुमसे सबसे पहला क्वेश्चन एनवायरमेंट का होगा, व्हाट इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट की डेफिनेशन देखी है ना, जो लॉ में वो उसमें जो दी है वो पढ़ी है ना? नहीं पढ़ी हो तो हमें बताना, हम तुम्हें फिर पूरा ही बता देंगे। अब एनवायरमेंट वाले को सस्टेनेबल डेवलपमेंट आना चाहिए, वैसे तो सारे सिविल इंजीनियर्स को सस्टेनेबल डेवलपमेंट आना चाहिए। और मैंने तुम्हें इतनी अच्छी भाषा बताई है, सिर्फ एक ऐसा विकास जिससे विनाश ना हो। क्यों नहीं करोगे? कि मैं अभी अपना एमटेक भी कर रहा हूँ। फिर अगर आप एमटेक कहते हैं तो आप स्पेशलाइज्ड होगा एक चीज के लिए, और जिस चीज पर पर्टिकुलरली आपकी थीसिस थी। मैं खुद भी एमटेक हूँ और एमएससीपी से हुआ था मेरा तो यहीं से। तो एमटेक की जिस सब्जेक्ट पे आपका है उस सब्जेक्ट की जानकारी होना चाहिए, वो तो एक्सपेक्ट कोई भी करेगा। मतलब आप अगर एनवायरनमेंट में एमटेक हैं तो हमने सीधा सीधा आपसे अगर पूछ लिया कि व्हाट इज एनवायरनमेंट, अब आपको जवाब देना पड़ेगा। 3 लाइन की परिभाषा है, किस किस से इसका संबंध है और किस किस से इसका संबंध है। इन लोगों से किसी से नहीं होगा, लेकिन एनवायरनमेंट में अगर आप हैं तो हमारे संग भी आए थे तो फिर एनवायरनमेंट में तो फिर चलना पड़ेगा, वो पूछे जाएगा।
वो तो सामने रखा है ना उसके, तुम्हारा कागज चेयरमैन के सामने। वर्किंग हो तो बहुत ही सरल कार्यक्रम। तुम वर्किंग हो कहाँ, क्या करती हो वहां? अरे यार, इंजीनियरिंग की बात करो, करस्पॉन्डेंस में इंजीनियरिंग में क्या करती हो? नहीं, ये उत्तर तुम्हारा कमजोर हो गया। हाउसिंग बोर्ड में है तो हाउसिंग में कुछ तो कॉलम बीम डिजाइन, और तुम्हारा कुछ क्या है, कितना एरिया है, एफएआर क्या है, ये सब चीजें पता होना चाहिए तुम्हें। वो वहां का जाके देखो, एक नक्शा उठाओ और उसमें देखो, उसको पढ़ो। मतलब ये हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप इसमें हैं तो आप क्या करते हैं। आपने कहा हाँ, हम तो कुछ नहीं करते, बस उनका ये देखते रहते हैं। आप भले ही देखते रहते हैं उनका करस्पॉन्डेंस, लेकिन ये तो टेक्निकल बात नहीं हुई ना। तो उनमें देखो ना टेक्निकल क्या होती है बात, तुम्हारे हाउसिंग बोर्ड में। मैं तो नहीं रहा, लेकिन अगर हाउसिंग बोर्ड में है तो निश्चित रूप से ये बातें आएंगी। एफएआर कितना है, डेड लोड कितना लेते हो, लाइव लोड कितना लेते हो, ये सब पूछेंगे ना। ये पता होना चाहिए। मैंने इसीलिए कहा कि जो जिस सब्जेक्ट में उसको, तो तुम बेटा अपने आप लिखो एक कागज पे, और फिर 5 7 10 दिन बाद जब ये हो जाए, 5 एक दिन बाद हम इनसे कहेंगे कि फिर वो बुला के फिर अगर हमसे अलग अलग एक ऐसे इंटरेक्शन कराएंगे तो भी कर लूंगा। क्योंकि आप जब तक अपनी तैयारी तो करोगे कि नहीं कुछ, मतलब मैं आऊं और आपको लिखाना शुरू कर दूं। मैंने तो ये तो इसलिए बना दिया कि इरिगेशन में जिनको जाना है, और मैं इरिगेशन का आदमी, तो ये चीजें बेसिक हैं जो मैंने बताई हैं, ये तो आना ही चाहिए। और जो आदमी अपने में पीजी है, वो पीजी, और खास तौर से जिस पे उसने थीसिस लिखी है, वो उसको बताएगा। वो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। नहीं हुआ तो भी आप जैसे काय में कर रहे हैं, अब कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट होगा, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, तो अब कंस्ट्रक्शन का तो मैं होना चाहिए कि कंक्रीट कैसे। बस बस बस। नहीं, अब आपसे कोई बहुत डीप नहीं जा रहा, आपको ये कि आपको पता है कि नहीं पता चीजें। मैंने आपसे कहा कि कोई डिजाइन नहीं करवाने वाला है वो आपसे इंस्टेंट का, पीएचई में वो बोलेगा इंस्टेंट का, लेकिन आपको मोटी मोटी बात तो पता होना चाहिए यार। आप जो स्लैब डाल रहे हो, तो इसका डेड लोड कितना आता है, इस पर लाइव लोड कितना लेते हो, विंड लोड कैसे करोगे, क्या क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लोगे, डालोगे तो कैसे नीडल चलाओगे, कितने वाली नीडल होगी जिससे कि आप करते हैं वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन करते हैं तो क्यों करते हैं। अब जैसे हमने कंक्रीट किया तो ये सारी बातें आ गई इसमें, ठीक है ना। इसका मैंने इसलिए बताया था कि इसको जरा सा एक बार देख लोगे। कुछ नहीं, अभी थीसिस मेरा चल रहा, अभी अभी थीसिस मेरा नहीं शुरू हुआ, मेरे 2 सेमेस्टर हुए हैं और मैं ये कर रहा हूँ। मेरा एमटेक अभी इज इन रनिंग, और इसमें एमटेक जिसमें है, फिर उससे संबंधित बेसिक चीज पता होना चाहिए बस, बेसिक जरूरी। मत है, कॉलेज के बारे में क्या जानना चाहेंगे, क्यों जानेंगे। अब तुम्हें यार इतना तो पता होगा कि अब धोखे से पूछ लिया प्रिंसिपल कौन है। अब तुम क्या करोगे कि अब उन्होंने प्रेसिडेंट का नाम पूछ लिया, तो अब तुम क्या कर लोगे, हैं? नहीं, हॉबीज आपको जब पूछेंगे तो आपको अलग से बतानी है कि ये है और यही क्यों पसंद है। तुमने कहा साहब मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, मेरी हॉबी, स्विमिंग मेरी हॉबी। तो फिर अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मार्क स्पिट्स का नाम पता होना चाहिए कि कितने मेडल उसने एक बार में लिए थे, अभी तक के मैक्सिमम मेडल जो उसने लिए लिए थे ना। मार्क स्पिट्स जी नाम था ना। मुझे बहुत आइडिया नहीं, लेकिन अब चूंकि तुमने बात करी तो मैं कर रहा हूँ। अब जैसे बैडमिंटन की बात तुमने की, तो अभी इंडिया मतलब वर्ल्ड का नंबर 1 कौन है और इंडिया का नंबर 1 कौन है?
भाई अगर आप कुछ कह रहे हो तो उसके संबंध में फिर मालूम होना चाहिए यार। हॉबी बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन मेन इंटरव्यू जब जाते हैं तो आपके कॉन्फिडेंस का है और आपके सब्जेक्ट का। इस पे वो तब उतरते हैं जब वो देख लेते हैं कि बहुत दिक्कत हो रही है इसको, तब फिर वो यहाँ भी आ जाएंगे। अपने इसमें कम पूछते हैं, ओवरऑल उन्हें चाहिए वो आईएएस का चलता है उनका। लेकिन अगर आपको मालूम है हॉबी का है तो आपको फिर यार उसकी चीजें पता होना चाहिए। अभी नीरज चोपड़ा ने जेवलिन कितना फेंका था जो तुम्हें पता होना चाहिए यार, कि साहब 90 मीटर के आसपास था उसका, ठीक है ना। तो अब ये तो पता होगा, होना ही चाहिए यार। अब पूछने को तो कभी भी पूछ लेते हैं, शर्ट में जो तुम्हारे बटन कितने हैं, तो क्या करोगे, कोई रट के तो नहीं जाओगे। अब साहब 6 हैं, ऊपर 4 दिख रहे तो 2 अंदर है, ऐसा कोई करता नहीं है। लेकिन आप मेंटली अलर्ट होना चाहिए आपको। अगर आप हॉबी की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उस हॉबी में क्या रिकॉर्ड्स है पता होना चाहिए, अपने तीनों अवार्ड्स पता होना चाहिए। लता जी नहीं रही अभी, लता जी पे कुछ पता होना चाहिए, कितने गाने थे इनके, इन्हें पद्म इनको भारत रत्न कब मिला था, अब ये सब आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। इनने इतने गाने गाए 2001 में भारत। अब कौन कौन से पुरस्कार होते हैं इंडिया के, तो तुम्हें पूरा पता होना चाहिए, पद्म भूषण पद्म श्री, यहाँ तक आओ पूरे, ठीक है ना। और फिर भारत रत्न पे जाओ। तो ये तो तुम्हें डेली के लिए भी चाहिए, अगर आप कहीं खड़े हैं किसी मेजोरिटी में तो वो तो वहां के लिए भी चाहिए। तो अलर्ट तो आपको रहना ही है, स्मार्ट तो रहना ही है, इसमें कहाँ कोई शक है। अभी कोरोना चल रहा तो कोरोना पे होगा, कितने टीके लग चुके, आज 170 करोड़ के आसपास हो गए। फर्स्ट पीक, सेकंड पीक, थर्ड पीक, पीक से क्या मतलब है, 7 दिन तक लगातार नहीं आए, उससे कम होते जाए तो पीक चली गई 7 दिन पहले, है ना। ये सब चीजें, ये सिर्फ इसलिए कि यू शुड बी मेंटली स्मार्ट। और घर पे, अपने समाज में जब तक ये सब चीजें नहीं होंगी तो कैसे काम चलेगा, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को कैसे अच्छा बनाओगे। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हमने इसकी तैयारी की थी। तो ये कितने साल बाद हो रही पीएससी, तो आई वॉज वेटिंग फॉर दिस। और मैंने सेंट्रल में अगर दिया है आपने, उसमें मैंने तैयारी की थी, मेरा नहीं हो पाया। ऐसा तो नहीं है कि सब अगर हो जाता तो हम तुम्हारे पास कहा आते भाई। कैसा बेटा, क्या नाम है आपका? पारस बामन का। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ देखो, पहला काम, सबसे पहला काम ये है कि तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो। पहला, सबसे पहला और पहला एम ये है कि पहले तो इसमें सिलेक्शन होना चाहिए। सिलेक्शन होने के बाद ही तो ये सारी प्रश्न आएंगे। तो पहले अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो प्रश्न उठता ही नहीं है। अब अगर सिलेक्शन हो गया तभी तो आएगा ये प्रश्न है, फिर अपन उसको सॉर्ट आउट करेंगे। फिर उससे कैसे, उससे टाइम लिया जाएगा, हमें ज्वाइन करना है तो हम कैसे करें। फिर मैं क्योंकि लॉ भी हूँ, फिर वो मैं तुम्हें सब बता दूँ। लेकिन अभी योर कंसंट्रेशन ओनली एंड ओनली शुड फोकस ऑन हाउ टू गेट सक्सेस इन इंटरव्यू। इसके अलावा कोई दूसरा ध्येय नहीं। क्या क्या? अब तुमने उसमें तो नहीं भरा था, फॉर्म में तो नहीं भरा, बिल्कुल नहीं, माइनस पॉइंट है।
वो कहेंगे जब तुम्हारा हो गया महाराष्ट्र, यहाँ अब हम बैठे हैं यार, तुम्हारा वहां हो गया तो भाई यहाँ एक आदमी की जगह रोकने का आ गया, जाओ यार वहां। तो अननेसेसरी ट्रबल को कहे तो बुलाना, जब तक तुमने लिखा ना हो। अगर लिखा हो और ऐसी पर्सनल अगर ऐसी कोई बातें हैं तो हमसे अलग से बात कर लो, लेकिन सबके लिए बता रहा हूं कि ऐसा कोई काम जो सामने वाले को ये कहने को मजबूर करे कि फिर तुम कहे आ गए, ऐसा नहीं करना आप। समझ रहे ना? हाँ, नहीं साहब, उनसे कहना सबसे ज्यादा इरिगेशन चाहिए। एक तो इरिगेशन इतना चढ़ता हुआ डिपार्टमेंट है आज की तारीख में कि एक इंजीनियरिंग का भरपूर उपयोग, व्हाइट कॉलर जॉब नहीं, सिविल इंजीनियर्स हो, ठंड में और गर्मी और बरसात तीनों में साइट पे रहना है, और एनवायरनमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत इरिगेशन में पड़ती है। डैम्स का जो हमें लेना पड़ता है, अब तुम्हें ये पता होना चाहिए, अभी हमने बताया था कि जो मेजर डैम है वो बाहर होते हैं दिल्ली में, उस कमेटी को कहलाता है EAC, एनवायरमेंट अप्राइजल कमेटी। और इसके नीचे जो होते हैं, अब 40,000 तक के वहां हो गए, CCA से बात कर रहा हूँ हेक्टेयर में, और इससे नीचे के भोपाल में। और फिर इसमें सारी चीजें होती हैं, हर चीज देखी जाती है। मतलब फ्लोरा फौना पढ़ा है ना? फ्लोरा फौना अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट, तो एक एक स्पेसी देखी जाती है। रेड बुक पढ़ी है? उसमें जो स्पेसीज होती हैं, वो स्पेसी कोई डूब में नहीं आनी चाहिए, जैसे अभी इसमें ही आ रही थी, चीलों का ही हो रहा था, ये जो अभी बड़ी परियोजना है। जंगल पूरा का पूरा जा रहा। हाँ, जंगल पूरा का पूरा जा रहा। तो इसकी दो कमेटी होती है, एक स्टेट लेवल की कमेटी, वो एनवायरनमेंट का देती है, जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जिनकी जिनमें ये लेते हैं जो पशुओं से संबंधित, जो इसके लिए जब लेते हैं क्लियरेंस, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस कहलाती है। तो इसके लिए पहले एक कमेटी होती है MP लेवल की, उसको प्रिसाइड करते हैं चीफ मिनिस्टर, और फिर एक कमेटी होती है, इसके बाद जाता है दिल्ली, फिर एक मीटिंग वहां होती है बड़ी। बिल्कुल, कोई जरूरत नहीं है, क्या करना, नहीं तो फिर भरा क्यों नहीं? मतलब फिर वो शुरू हो जाएंगे, वो आपको एम्बेरस करना शुरू कर देंगे, आपने चीज छुपा क्यों ली। वैसे तो यार इसका क्या नाम है जिससे बात हो रही है? संगीता। अभी जब बाहर निकलेंगे हम बैठेंगे तो बात करेंगे, कोई बात नहीं, ऑनलाइन से बात करो। ऑनलाइन में संगीता, हमें लगता है कि क्या आपने बिल्कुल नहीं भरा था? आवाज नहीं आती ना? इनका ऐसा रखेंगे कि अगर इन्होंने भरा ही नहीं है, इनने बताया ही नहीं है, तो छुपाना तो कोई चीज नहीं चाहिए। इंटरव्यू में छुपाना कोई चीज नहीं चाहिए बेसिकली। लेकिन अगर बता देगी तो कब की है? 16 में, 16 और 6 22, तब से क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं ये? हैं? नहीं, इट विल बी नेगेटिव पॉइंट 16 से और अभी तक। लेकिन क्यों ऐसा, हमसे बात हो पाएगी अभी? अनम्यूट कर दिया है संगीता, आपको आप बात कर सकते हैं, अनम्यूट करके अपने आप को आप बोल सकते हैं, आवाज। जी सर, गुड आफ्टरनून।
हाँ संगीता बोलो। जी सर, गुड आफ्टरनून सर। एक्चुअली 2016 में हो गई थी मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग हाँ। यूआईटी आरजीपीवी से, बट अभी फॉर्म भरते टाइम एक्चुअली मैं मार्कशीट लेके नहीं आ पाई थी 4th सेमेस्टर की। हम्म, कुछ पर्सनल रीजन थे मेरे फैमिली के, हम्म, तो इसलिए मुझे लगा शायद कि मार्कशीट वगैरह या डिग्री वगैरह मांगेंगे, तो फिर मैंने उस टाइम पे भरा नहीं था मतलब। चलो कभी भी ऐसा हो अगर, तो जी भर तो दिए ही जाता है। ज्यादा से ज्यादा वो वहां दिखा देंगे अपन। आगे के लिए अगर कभी ऐसा हो तो हमने भर दिया, जो एक्चुअल है वो हमने भर दिया। अगर हमारे जी कागज नहीं मिल रहे तो हम बाद में जमा जी कर देंगे। नाउ यू कैन से किस चीज में है तुम्हारा, ये बताओ मास्टर। सर, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। अरे बिल्कुल बोलना कि हम और इस स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में हूँ, पीजी है। और ये यस बताओ सर। इसके संग कहीं टीचिंग पे काम किया है? यस सर। बताओ ना कि हमने टीचिंग पे ये काम किया है। इसके बाद मैं टीचिंग करती रही फलाने फलाने कॉलेज में। अब आप कौन सा जी सर। सब्जेक्ट लेती थी, उस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए, जी सर। है ना। और यहाँ जी आप सर। किस चीज में आना चाहते हैं? जी सर, पीडब्ल्यूडी। हाँ पीडब्ल्यूडी। तो अब तुम्हें रोड्स और बिल्डिंग का ध्यान होना चाहिए। एफएआर जी सर। कितना है, स्लैब में कितना डेड लोड, जो भी हम बात कर रहे थे ना, जी सर। ये सब होना चाहिए। बिल्कुल बोलो। अभी जी मैं सर। सोच रहा था कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोलो। और जी बता सर। देना जी सर। कि ये हमसे गलती हुई, हमारे पास उतने 5 सर्टिफिकेट नहीं था, मैं बाहर थी। जी सर। अगर वो पूछें तो जी सर। हाँ जो है तो हम कहेंगे। जी सर। जी और सर। अच्छा, अब तुम्हारा इंटरव्यू सरल हो गया, क्योंकि जैसे तुम कहोगे कि हमने ये पढ़ाते थे, यस सर। उसी पे तो तुम्हारा इंटरव्यू होगा पूरा। जी सर। जी सर, लाइक और कुछ पूछेगा आर्ट्स ही से। नहीं, वो सिर्फ उसी पे पूछेगा जो तुम क्लास में पढ़ाती थी, उस पर इंटरव्यू हो जाएगा। जी सर। जी सर। ठीक है ना। जी सर। जी सर। और इसके बाद भी अगर कभी कोई दिक्कत हो मानसिक ये तुम्हें बताने में, जी तो सर। मुझसे पूछ लेना, जी सर। जी सर, बिल्कुल। है ना। बस थैंक यू सर। कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। हाँ जी सर। हाँ जी सर। चल, ओके ओके, थैंक यू संगीता। सर। थैंक यू सर। थैंक यू। और ऐसे कोई दिमाग में प्रश्न? ये इंटरेक्शन मैंने आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाया कुछ भी, लेकिन मेरा सिर्फ मोटिव इतना है कि आपके अंदर एक जो मेन मेन चीजें हैं उनकी भूख जग जाए। अभी फरवरी के अंत तक ये सारा अपना काम कर लो। अब फरवरी के अंत तो ज़्यादा कह रहे हैं, 1 आध हफ्ते का 2 हफ्ते का बनाओ, और उसमें ये सब कर लो, और नोट्स बना बना के सिखवा लो। आरईएस में भी वो पीडब्ल्यूडी जैसा है, उसमें खासतौर से पीएमजीएसवाई रोड्स को भी देख लेना। मैंने किताब एक दे रखी है यहाँ। पीएमजीएसवाई रोड्स माने पूरा ग्रेड सब ग्रेड कैसे होता है, ऊपर तक कैसे आते हैं, कैम्बर कैसा होता है, स्लोप कैसे होते हैं, ठीक है ना। और अगर कभी पूछा जाए कि किस में जाना है, तो ये इंडिविजुअल आदमी की अलग अलग पसंद है। अब हमारा अगर पूछोगे तो हमारा जब इंटरव्यू हुआ तो हमारे टाइम पे भी ये सारी चीज़ें थी, लेकिन हमने जब उसमें फॉर्म में भरा था तो हमने भर दिया था ऊपर इरिगेशन, पहले इरिगेशन कहलाता था, और 4 चुनना थे, लाइन से देना थे। वहाँ हमने ऐसी एक लाइन खींच दी कि हमें सिर्फ इसी में करना है। और ये बड़ा इंडिविजुअल है कि आपको कौन सा विभाग चूज करना है, ये आप तो बड़ा इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल है। और अगर इसमें जाना है तो उसका क्या कारण है ये तुम्हें पता होना चाहिए। इफ यू वांट टू चूज आरईएस, तो आरईएस में क्यों जाना है ये तुम्हारे पास क्लैरिटी होना चाहिए। इरिगेशन में क्यों जाना है तुम्हारे पास क्लैरिटी होना चाहिए। आप बता सकें कि हम इसलिए इरिगेशन में जा रहे हैं, गाँव का हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि, अब उत्तर भी आप ही का बनेगा, हमारा नहीं बनेगा कि आखिरी छोर तक पानी कैसे पहुंच जाए। मैं अपने पूरे प्रयास ये करना चाहता हूँ कि जो पानी हमने स्टोर करा है, हम कैसे आखिरी किसान तक हम कैसे पहुंचा सकते हैं। अब वो अपने 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 चलेंगे, और कुछ प्रश्न उत्तर आपको अंदर से अपने करना पड़ेंगे। आप ही प्रश्न करोगे, आप ही उत्तर दोगे, तभी तो आपको समझ में आएगा वहां। मैंने आपसे कहा कि आपकी खूबसूरती इसमें है कि आप अपनी पिच पे
जैसे उन्होंने कहा सचिन तेंदुलकर की बॉम्बे की पिच बहुत उसको प्रतीत होती है, तो लेके आओ उसको बॉम्बे की पिच के सामने वाले को, यहाँ खेलेंगे चल के यार, तब तारीफ। और जिंदगी में हर दफे ये है कि आप कैसे अपने टर्म्स को, अब आपकी ये इंटेलिजेंस है, और इंटेलिजेंसी तब डेवलप होती है जब आपको चारों तरफ की चीजें पता हो, फिर आप उसको घुमाने के लिए, फिर देन यू आर एबल कि हम कैसे इसको अपने हिसाब से जमाएं। ठीक है, तो मैंने इंटरेक्शन सिर्फ इतना ही किया है, इससे अगर आपको कुछ फायदा हुआ हो तो मैं समझता हूँ कि होना चाहिए, और मेरा आने का मतलब ये था कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। हमने जैसे तुम्हें अभी एक बता दिया, जैसे तुम्हें एक छोटा सा उत्तर अभी जो बताया था, आपको ड्यूटी का मतलब ये समझ में आना चाहिए कि एक यूनिट पानी से कितना इरिगेशन हो जाएगा। डेल्टा माने एक फसल को कितना पानी चाहिए पड़ता है सेंटीमीटर में, उसका अगर तुम्हें यूनिट याद है तो सब कुछ तो याद है, अब क्या बचा क्या उसमें, इतने क्यूसेक पर हेक्टेयर। हाँ ड्यूटी की तो किसी भी चीज का अगर तुम्हें यूनिट पता है तो डेफिनेशन तो मालूम है, फिर तुम्हें स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेने दिमाग में, जो करना है धीरे धीरे उतारते चले जाना है, और तैयारी आपको अपनी खुद करनी पड़ेगी। आप अब इस स्टेज पे नहीं है कि आपको कोई पढ़ाएगा, आपको बूस्ट करने का हमारा काम था कि आपको बूस्ट कैसे करें, और अलग अलग इस पे, तो वो तो मैं इस पे इसलिए आ गया था कि चलो आपको ये, अगर इरिगेशन में जाने वाले कुछ लोग हैं तो उन्हें ये और थोड़ा सा कैनाल्स का पता होना चाहिए। हर बार सिलसिलेवार इसलिए हम उतरते आए हैं कि पीएचई में है तो ये पता होना चाहिए। अब पीएचई में है तो पानी में फ्लोराइड कितना होना चाहिए, 1 से 1.5 ppm, अगर इससे ज्यादा है तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं, टॉक्सिक कितने तक होना नहीं होना चाहिए, जीरो ही होना चाहिए, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और सीधी सीधी बात है, हमने जैसे बताया आप पीएचई की बात कर रहे हो, तो यार तुम्हारे घर में आरओ लगना चाहिए कि यूवी लगना चाहिए, अब बताओ। अब तुम्हें कुछ नहीं पता, अखबार पढ़ लो यार जरा सा, अखबार में जहाँ इसका एड दिया है तो वहां सब दिया, सब चीजें मालूम तो, और इस सब के बाद नहीं मालूम तो आपस में इंटरेक्शन कर लो, सर से पूछ लो, जब बिल्कुल नहीं मालूम तो फिर हमें फोन कर लो। तो इससे कुछ लगा कि आपको कुछ कॉन्फिडेंस आना चाहिए बस आप में, मेरा यही मोटो था। और अभी कोई ऐसे प्रश्न दिमाग में आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं है, मैंने कहा कि बिल्कुल वहां नॉर्मल होके जाना है, जैसे ये चश्मा लगाए हैं, क्या दिक्कत है, चश्मा लगाएंगे हम यार। हमने जैसे तुमसे अभी कहा था कि PM2.5 और PM10 AQI, अब अगर हम पूछ ही लें तुमसे कि ये कौन सा लेंस है तो तुम्हें इतना पता होना चाहिए। भाई आप ये कैसे बोल दो कि भाई हमें नहीं पता साहब ये क्या है, बस हमको लगाया, तो माइनस पॉइंट है। अब इतना तो पता होना चाहिए, स्पेशली आपने चश्मा लगाया है यार, तो इसकी कितनी पावर है, लेफ्ट की राइट की अलग अलग होती, सिलेंडर में रेशियो क्या होता है। प्रश्न पूछने वाले को ऐसा नहीं है कि उत्तर पता हो, हम आप किसी तीसरे सब्जेक्ट पे आ जाओगे। जैसे हमने पता तुमसे चलो पीपीएम की बात अभी कर रहे थे, फ्लोराइड की, किस किस जगह बेल्ट में फ्लोराइड ज्यादा है, शिवपुरी का है, सिवनी का है, ज्यादा है। फ्लोराइड की साइट को अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि इसका कोई है नहीं। ये तुमसे एनवायरमेंट का हो रहा, या जो पानी में जाएंगे पीएचई में जाएंगे उनकी बात है, टैंक कैसे बनता है और पानी की क्वालिटी कैसी होती है। नदियां तो सबके लिए है, ठीक है। और हमसे कोई कुछ और पूछना है, अगर कोई हो तो सर से बता देना या हमसे इंटरेक्ट कर लेना। मैंने इसलिए बताया कि मैंने पढ़ाया कुछ नहीं तुम्हें, सिर्फ मैं आया इसीलिए था। कितना 1 घंटा हो गया क्या है, कितना हो गया है?
ठीक लगा आप लोगों को? और हरदम अपनी जिंदगी के लिए और कुछ याद रखो या न रखो, ये सूत्र बहुत जरूरी है कर्मण्यवाद का रास्ते का, इसको पूरा पढ़ना। ये कोई धर्म से रिलेटेड नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं है। ये है कि कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्ति अकर्म। आप कारण फल के हैं ये तो संभव ही नहीं, ये तो कुछ और है। आप पे अधिकार आपका काम करने पे है, ये करिए। लेकिन हमारा क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो कह रहे हैं कि आप अगर कारण नहीं तो फिर हम रुचि नहीं लेंगे। तो अकर्मण्य होना उससे बड़ा पाप है, अपराध। मतलब ये सोच के हम अकर्मण्य हो जाएंगे, यार हमें तो पता ही नहीं कि क्या है, होएगा कि नहीं होएगा, तो हमें क्या करना, फिर जो ऊपर वाले को होगा तो होगा। इसीलिए उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। जहां आपका अधिकार है वो तो है ही आपका अधिकार कर्म करना। इसको सोचोगे तो कभी निराशा हाथ नहीं लगेगी जिंदगी में। फिर ये लगेगा कि हमारा काम तो कर्म पे था, हमने कर्म अपने हिसाब से, लेकिन कर्म को फिर बहुत अच्छी तरह से करो, पूजा जैसा करो, जितनी इज्जत माँ बाप करते हैं फिर वैसा करो, तो अपने आप में लेगी सफलता। और सफलता ना भी मिले तो ऐसा भी नहीं कि हम कर्म करनी छोड़ दें, ये इसका पूरा मतलब है। इसलिए, और ये तो ऐसा है कि हरदम याद रखना चाहिए, लाइफ में हर कॉर्नर पे ये काम आएगा तुम्हारा, निराशा नहीं चाहिए। ओके, चलो, कीप योर जोश हाई, जोश हाई रखो अपना। अच्छा है, काय की लो, पढ़ लिख लो। यार हमारा चश्मा कहाँ है? और एक जब पढ़ेंगे इसमें इरिगेशन में, तो एक सीबी रेशियो जरूर पढ़ लेना, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। मतलब हम बांध बनाए कि नहीं बनाए, पैसा ज्यादा लग रहा है, फायदे कम मिल रहे, तो क्यों बनाएंगे। हाँ, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। लिख लो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अगर लिखना है तो ये लिख लो, जीवन धारण करने योग्य विकास। सस्टेन माने टू बियर, टू अपहेल्ड। सस्टेन माने, समझते हैं ना, सस्टेन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जीवन धारण करने योग्य विकास, विकास के नाम पर विनाश नहीं। ये ऐसी है कि कभी भी अच्छा, वो हम तुम्हें एक बहुत छोटी सी परिभाषा देना चाह रहे थे, यही पूछ रहे हो ना? हैं, एनवायरमेंट वाले हो तुम इसलिए। एक तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट मालूम है कब का है? 1980। अब एनवायरमेंट मीन्स इट इंक्लूड्स, देखो क्या क्या चीजें हैं, इट इंक्लूड्स एयर, वाटर एंड लैंड। देखो एक बार हम तुम्हें यहाँ बता दें, ये शुरू यहीं से होता है।
includes ऐसे बना लो तो याद रहेगा, एयर, वाटर एंड लैंड। ठीक है, तीन चीजें हो गई। अब इनका इंटरेक्शन, अब ये तो इतना शॉर्ट में है कि बारे में समझ लोगे। अब इसका इन तीनों चीजों का इंटरेक्शन किस किस के बीच में, एक तो इनके आपस में, सो इट्स इंटरेक्शन, इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट अमॉन्ग देम। देख लोगे कि इट इंक्लूड्स एयर, वाटर, लैंड एंड इट्स इंटरेक्शन अमॉन्ग देम। अमंग माने इनके बीच में, इनके बीच में। ठीक है ना, है। एंड बिटवीन 1 2 3 एंड। ठीक है, ह्यूमन बीइंग, ये लिख ही लेना, अदर लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट्स, प्रॉपर्टी, बायोटिक भी और एबायोटिक भी। अब बायोटिक और एबायोटिक ये समझ रहे होंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो देखो यहां से शुरू होगी, एनवायरमेंट की एक्ट के हिसाब से है, जो 1986 का एक्ट है ना, 86 का ही है ना, वो कहता है कि एनवायरमेंट इंक्लूड्स एयर, वाटर, लैंड, इट्स इंटरलिंकिंग अमंग देम एंड इन बिटवीन। अब बिटवीन माने इन दो का, कौन कौन से, ह्यूमन बीइंग, अदर लिविंग क्रिएचर, प्लांट्स, प्रॉपर्टी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो व्हाट नॉट, मतलब इन चीजों का इंटरेक्शन सबसे, चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, किसी भी चीज से, इसमें ये पूरा का पूरा एनवायरनमेंट कवर हो गया। इतने, ये डेफिनेशन के अलावा कोई दूसरी डेफिनेशन इसकी है ही नहीं। ठीक है, लो यार ये हटा लो। चलो भाई, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर फ्यूचर। आप करिए।